अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ टिप्स के साथ आमिर रिजवी हाजिर है, सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं प्रोग्राम का नाम हेल्थ टिप्स इस वजह से है क्योंकि हम इस प्रोग्राम के अंदर आपको मुख्तलिफ़ जो बीमारियां हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं, उनके बारे में आपको एडवाइस करते हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हेल्थ टिप्स हमने इस वजह से ये प्रोग्राम शुरू किया है हिदायत टेलीविज़न का प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि इससे हमारी जो एशियन कम्युनिटी बिलखुसूस और बाकी दूसरी कम्युनिटी बिलूम, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों के बारे में अवेयरनेस हो। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे जो बीमारियां हैं जिसके बारे में लोगों को इतना पता नहीं होता इनको कि किस तरीके से इस बीमारी को डील करना है, इस बीमारी के साथ किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, कौन कौन से मौक़े हैं जिसके ऊपर आपने डॉक्टर से अपनी सलाह लेनी है। कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर हम सोचते हैं कि ये जो चीज़ है हम दवाइयाँ बंद कर देंगे, क्योंकि मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दे दूँ कि जैसे कोलेस्ट्रॉल जो है वो किसी का हाई है, तो जब दोबारा डॉक्टर के पास जाता है और जाके उनसे अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं तो वो अगर नॉर्मल आ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद कर देते हैं। कहते हैं जनाब अब हमारे पास जो है वो ये डॉक्टर की जो है वो रिपोर्ट आ गई है कि हमने जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल हमने कंट्रोल कर लिया, इस वजह से अब दवा की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक मिसाल ये दे रहा हूँ। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनमें हमें अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी डिज़ीज़ के बारे में, किसी बीमारी के बारे में, ताकि हम उसको अच्छी तरीके से उसके साथ उसका ख्याल रख सकें, नबर्द आज़मा हो सकें उसके साथ। तो इस वजह से हमने ये प्रोग्राम जो है वो शुरू किए हैं और आपको बहुत पसंद आया। हमारा स्मोकिंग का प्रोग्राम ने इससे पहले किया था, उसके बाद हमने स्ट्रोक के बारे में आपसे बातचीत की। आज हम जो हैं वो एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात करेंगे आपसे। आपने सुना होगा इस वक्त काफ़ी मीडिया के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर बातचीत चल रही है। इसका नाम है कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस जो है, जैसे कि आप नाम से ज़ाहिर होता है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, और ये वायरल इन्फेक्शन जो है वो सबसे पहले जो है वो चाइना में डायग्नोज़ हुई, वुहान सिटी के अंदर, और इसने जो है वो काफ़ी सारे जो हैं वो बीमार हुए हैं इससे लोग। इसने तकरीबन 259 पीपल वर्ल्ड वाइड जो हैं वो इसकी आउटब्रेक में जो है वो उनकी मौत हुई है। चाइना की सिटी ने जो है वो इस वुहान सिटी को जो है वो लॉकडाउन किया हुआ है। इसके अलावा कोशिश उनकी हो रही है मुसलसल एयरपोर्ट्स के ऊपर ख़ास तौर पे कि ये जो है वो वायरस किसी तरीके से स्प्रेड ना हो। वायरल इन्फेक्शन जो है वो क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब ये कि सांस के ज़रिए जो है वो पर्सन टू पर्सन जो है ट्रांसफ़र हो सकती है। इस वजह से मास्क वगैरह और दूसरी एहतियाती तदाबीर भी हो रही हैं, टेम्परेचर चेक किए जा रहे हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर। और इस तरीके से अभी आपने देखा है कि यूके में भी जो है वो भी जो हमने चाइना से जो लोग आए हैं उनको हॉस्पिटल के अंदर ले जाके उनको तकरीबन 2 हफ्ते तक उनको रखा जाएगा, ताकि उनका असर देखा जाए कि ऐसा तो नहीं कि उनको कोरोना वायरस है। तो कोरोना वायरस जो है उसके लिए जो कोरोना वायरस क्यों है वो एक तो मैंने जैसा आपको बताया कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है। कोरोना जो है वो एक लैटिन वर्ड है, उससे हमने लिया है, उसका नाम है एक इसकी शक्ल जो है वो जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो ताज की शक्ल होती है, तो इस वजह से उसको हम कोरोना वायरस कहते हैं। और इसी तरीके से जो ये वायरस है इसकी एक पूरी फैमिली है जो कि मुख्तलिफ डिजीज़ कॉज कर सकती है। एक मार्स है MERS, और एक है SARS सीवियर एडल्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। इसके अलावा मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको हम MERS कहते हैं, तो ये वो कर सकती है, कॉज कर सकती है। इसमें क्या क्या हो जाता है जनाब, ये मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये कि इसमें टेम्परेचर जो है वो हो जाता है, बुखार हो जाता है, खांसी होती है, और फ्लू लाइक सिम्टम्स कहते हैं हमको। फ्लू लाइक सिम्टम्स नाक बह रही है या सीवियर टेम्परेचर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है इसके अंदर के डिस्ट्रेस हो जाती है, सांस लेने में मुश्किल होती है कि, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ये इसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे मैंने बताया कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होता है। WHO बहुत इसके ऊपर काम कर रही है। WHO ने जो है ये बताया है कि ये इसकी वजह जो है वो एनिमल ट्रांसफ़र हो सकती है, जिसके अंदर स्नेक या इससे रिलेटेड और दूसरी चीज़ें जो हैं वो इसमें काम कर सकते हैं।
किस तरीके से इसके जो सिम्टम मैंने आपको जैसे मैंने बता दिया, बड़ा मुश्किल है इसको बताना कि सिम्टम्स और भी हो सकते हैं। ज़्यादातर ये इफेक्ट जो है वो 2% मोर्टालिटी है। 2% मोर्टालिटी का मतलब 2%, 100 में से 2 लोग जो हैं वो इसकी जो है वो इससे मर सकते हैं। मगर आप ये इसको अगर पॉजिटिव वे में देखें तो 98 पीपल जो हैं वो उसमें सेव भी होते हैं। ज़्यादातर इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट अभी तक जो है वो पता नहीं चली है। इसी वजह से इसमें हम 2 हफ्ते तक पेशेंट को जो है वो क्वारंटीन कर देते हैं, उसको एक अलहदा जगह के ऊपर रखते हैं ताकि उसके जो सिम्टम्स हैं, जो असरात हैं वो देखें। ज़्यादातर वो बेहतर खुद हो जाते हैं, मगर ये कि अगर नहीं होते तो वो कौन कौन से ऐसे अमराज हैं जिसके अंदर इनको बेहतरी नहीं होती। तो ऐसे लोग के जो ज़ईफ़ हैं, जिनको डायबिटीज़ है या कोई और दूसरी इलनेस है, उसके अंदर ये ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड वायरस जहाँ बॉडी के अंदर रहता है उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और वो इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो तकरीबन 2 हफ्ते का होता है जनाब। और इसमें कर क्या सकते हैं आप, करना ये है कि जनाब कोशिश करें कि अगर पहली बात तो ये कि अगर चाइना से कोई आया है तो उसके साथ जो है वो कोशिश करें कि जो है उनसे दूर रहें। अगर कोई एक्सपोजर है किसी से तो 111 NHS 111 पे आपने डायल करना है और आपने एडवाइस लेनी है कि अगर किसी से भी एक्सपोजर हुआ है किसी का, या कोई वहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है, तो उसने सबसे पहले जो है वो NHS 111 के ऊपर आपने बातचीत करनी है। कोशिश करें कि अपने घर में ही रहिए, घर से बाहर ना निकलें। अगर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं तो वो स्कूल नहीं जाएंगे। अगर आपने डॉक्टर से सलाह लेनी है तो कोशिश करें कि आप अपनी सर्जरी या अपने हॉस्पिटल जो है वो ना जाएँ, और फ़ोन पर डॉक्टर से आप एडवाइस ले सकते हैं। WHO ने कहा है जनाब कि ग्लोबल हेल्थ एमरजेंसी जो है वो उसने जो है इसके बारे में भी है। इससे पहले 5 मरतबा जो है वो ग्लोबल हेल्थ एमरजेंसी हो चुकी हैं। एक स्वाइन फ्लू हुआ था जनाब 2009 में, एक हुआ था पोलियो 2014 में, इसके अलावा इबोला 2014 में हुआ था, जीका 2016 में, उसके बाद दोबारा एक मरतबा फिर इबोला हुआ था 2019 में। तो ये अब जो है वो कोरोना वायरस वो जो है वो एक और ग्लोबल हेल्थ एमरजेंसी के तौर पे सामने आया है। इसमें कोशिश करें कि अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, हाथ आपने धोने हैं, कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि इससे जो है वो सीक्रेशन से भी ट्रांसफ़र हो सकता है। रेस्पिरेटरी मास्क जैसे हम कहते हैं कि जो मुंह के ऊपर जो आप मास्क लगा लेते हैं वो कर सकते हैं। कोशिश करें कि जैसे हम छींकते हैं, स्नीजिंग वगैरह जो करते हैं, तो वो उसके लिए मुँह पर जो है वो कपड़ा रखें। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अभी नई ये एक डिज़ीज़ जो है वो दरियाफ़्त हुई है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत सारे ख़ास तौर पे हमारा सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी सारी बातें जो है वो फॉरवर्ड हो रही हैं इधर से उधर। उसकी कोई इतनी ख़ास अहमियत नहीं है। अगर आप समझते हैं कि किसी को आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए कोरोना वायरस के बारे में, तो हमारी NHS वेबसाइट है। NHS वेबसाइट के ऊपर आपको कोरोना वायरस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। कोशिश करें कि ये जो इधर उधर से जो इंटरनेट के ऊपर और दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर जो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, उसके ऊपर ध्यान ना दें, उस पर कान ना धरें, और कोशिश करें कि जो जेन्युइन हमारी जो साइट्स हैंगी, जो कि मेडिकल साइट्स हैं, जिनके पीछे बाकायदा पूरी रिसर्च होती है कि किस तरीके से जो है वो हम इस वायरस के साथ जो है वो इनसे निपटा जा सकता है, तो वो NHS की साइट्स हैंगी, या फिर अपने डॉक्टर के बारे से इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। अगर किसी को इस बारे में कोई शक व शुबा है कि वो इस कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है या हो सकता है, तो उसको चाहिए कि अपने 111, जैसे मैंने बताया कि NHS 111 के ऊपर आप बातचीत कर सकते हैं, या अपने डॉक्टर को, अपने GP से फ़ोन पे बात कर सकते हैं कि ये आपको जो है अलामात हैं, और इन अलामात के अंदर वो आपको अच्छी तरह डायग्नोस करेंगे। बहुत ज़्यादा रिस्क जो हमारे UK में है वो रिस्क बहुत कम है, मगर ये है कि मगर फिर भी एहतियात लाजिम है। और आपसे गुजारिश ये होगी कि अगर कोई भी ऐसी बात जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं उसके ऊपर बिल्कुल आप उस पर एतबार ना करें, क्योंकि ये जो है वो आपको और मज़ीद परेशानी में और एंग्जाइटी के अंदर जो है मुब्तला कर सकती हैं। तो अपने डॉक्टर से रब्ता करें, और जो भी हमारा जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर हमारी जो हम सलाह देते हैं वो ये देते हैं कि हम आप किसी भी डिज़ीज़ के बारे में बता सकते हैं, मगर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना है, उससे आपने सलाह लेनी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अमराज हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पेशेंट्स हैं जिनको हम एक जनरल आपको एक टिप्स देते हैं, जनरल आपको सलाह देते हैं हेल्थ के बारे में आपकी, मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर आप स्पेसिफ़िक आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, और क्योंकि हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, जैसे डायबिटीज़ भी है वो हर इंसान के अंदर डिफरेंट तौर पे अफेक्ट करती है। किसी को
किसी की ज़्यादा डायबिटीज़ अनकंट्रोल होती है, किसी की डायबिटीज़ जो है वो लेस जो प्रॉपरली कंट्रोल होती है या इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रही होती है, तो उसका ज़ाहिर बात है उसका इलाज भी डिफरेंट तरीके से होता है। तो आपको अपने अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर कोई ऐसा मसला है वो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर अपॉइंटमेंट बनाएं और इस चीज़ के ऊपर आप बात करें। तो हिदायत टेलीविज़न का जो मकसद है वो ये है कि हमारी जो कम्युनिटी है इसके अंदर अवेयरनेस बढ़ाई जाए, मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में आपको बताया जा सके कि ये बीमारियाँ किस किस तरीके से होती हैं और क्या क्या इफ़ेक्ट इसमें हो सकते हैं। हो सकता है कि वो आपके लिए जो है वो काफ़ी कारआमद हो, क्योंकि बहुत सारे हमारे एशियन, ख़ास तौर पे हमारी एशियन ख़वातीन जो हैं वो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है या हार्ट प्रॉब्लम है। उसमें वो दवाओं के बारे में थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है, या हमारे जो मर्द हज़रात हैं उनके साथ भी ये होता है। तो वो और कोशिश करते हैं वो जी, क्योंकि वह वक्त नहीं होता कि वो डॉक्टर के पास जाएँ और डॉक्टर के पास जाके उनसे बातचीत कर सकें। तो हिदायत टेलीविज़न का जो ये प्रोग्राम है इसका मकसद ये है कि आपको घर बैठे एक अच्छी सलाह दी जाए और आपको बताया जाए कि आप इस मामले में क्या कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे इस प्रोग्राम के अंदर बातचीत कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपको समझते हैं कि अगर कोई आपको एडवाइस चाहिए तो हम ऑनलाइन आपको अपने एडवाइस दे सकते हैं, आपको इस डिज़ीज़ के बारे में, आपकी परेशानी के बारे में आपको सही तरफ गाइड कर सकते हैं, ताकि आप जो हैं वो उसके ऊपर, उस गाइडेंस के ऊपर आप चल सकें। फ़ोन कॉल्स का सिलसिला भी जारी है और फ़ोन कॉल्स हम जब लेते हैं एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे होते हैं, मगर इसका मतलब ये होता है कि आप अगर आपको कोई और भी कोई ऐसी बात आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मदर जावेद बोल रहा हूँ जी, हालैंड से। जी मदर भाई, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ये खैरियत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। मैं डॉक्टर साहब जो हमें ऑनर ऑफ गेस्ट है आपके, मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। देखिए कि आपने कहा कि ये डिजीज जो है ये एनिमल से ट्रांसफर हुई है। इस तरीके से इंग्लैंड में मैड काउ डिजीज थी और भी काफी डिजीज हैं। क्या साइंटिस्ट ऐसी क्यों नहीं इसकी तकनीक को करते फौरी तौर पर कि ये जो एनिमल्स हैं, मसलन बर्ड फ्लू है, दूसरी है, आने वाले फ्यूचर के अंदर हम इसकी तदारत के लिए क्या इकदाम करें? क्या मेडिकल साइंस इसके ऊपर काम कर रही है? सेकंड वाल, हमारी यूरोपियन यूनियन इंग्लैंड में इतनी कैपेसिटी है कि साइंटिस्ट जो है कि इसकी तदारत के लिए क्या इकदाम कर सकते हैं? अगर ये डिजीज अगर वर्ल्ड वाइड फैलती है, खासतौर पर वो पसमानदा मुल्क जिसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्या हमारा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्या बरतानिया, यूरोप के अंदर कैपेसिटी है कि इस डिजीज को फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर रोका जा सकता है? और दूसरी बात है कि पाकिस्तान के अंदर आपने कहा कि स्टूडेंट हमारे यहाँ 400 के करीब स्टूडेंट हैं, वो चाइना के अंदर है। क्या आप ये समझते हैं कि फौरी उनको ना लाया जाए? क्योंकि हमारे पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारे मुल्क में तो प्रॉब्लम है, हेल्थ जो है उसमें वहाँ पर केयरिंग सिस्टम नहीं है, ठीक नहीं है, वहाँ पर मेडिकल सिस्टम नहीं ठीक है, नर्सिंग सिस्टम नहीं है, वहाँ पर लेबॉर्ट्रीज नहीं है। क्या स्टूडेंट अगर वहां पर लाया जाए तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क नहीं होगा कि पूरी जो है कि इसको बड़ा फैल गया तो उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होगा? थर्ड वर्ल्ड जो है कि डॉक्टर साहब से पूछूंगा, अगर हमारे मुल्क में इस तरह के प्रॉब्लम हैं तो हमारे पास इंग्लैंड के अंदर हमें एक सॉलिडारिटी तौर पर हमारे पास इतनी कैपेसिटी है पाकिस्तान कम्युनिटी के अंदर कि हम पाकिस्तान में इस तरह के हेल्प कर सके? बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मदर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? अहमद बोल रहा हूँ जर्मनी से। जी अहमद भाई, क्या हाल है? ठीक हैं? शुक्रिया, बहुत मेहरबानी है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, बहुत शुक्रिया, नाज को फायदा पहुँचता है, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक तो ये जो चीजें स्नेक या चमगादड़ या ऐसी चीजें खाने से, कई चीजों का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता जी, तो उससे बीमारियां नहीं बढ़ती? ये जो आया है कोरोना वायरस या कोई भी, तो इस्लाम में आप देखें ज़िबा हलाल, ये जो चीजें हम खाते हैं वो खून का अखराज हो जाना, जो जब ज़िबा करते हैं गोश्त में ना रहना, वो सेहत के लिए मुफीद है। और एक चीज ऐसे ही खा जानी, या बिल्ली, कुत्ता, या कुछ चीजें। अब ये जो पाकिस्तान में जो चोरी लोग, गधे का गोश्त, गधे की 3 गर्दनें मिली पिछले हफ्ते कराची से, उसकी जो आलाइशें भी, और उससे पहले भी कोई खाले कोई 10,000 मिली थी। इन चीजों का ऐसे चोरी किसी को खिला देना या दे देना अपने फायदे के लिए, तो ये बीमारियां बढ़ाने का बायस नहीं। हमारा मुल्क तो कंट्रोल नहीं कर सकेगा,
क्योंकि हमारी अपोजिशन ने वो राजा जफरुल्लाह या एक और भी है, उन्होंने उठकर कहा जी उनको वापस जल्दी लाया जाए। अब देखें हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, बल्कि जो सहाबा थे जंग का जमाना था, कहीं गए थे दौरे के लिए जो खलीफा वक्त थे उस वक्त के, तो वहां पे उनको मना कर दिया, वो नहीं गए कि इधर ना आए, वबा फैली हुई है, तो वहां से ना लोग आए ना जाए कुछ देर तक, जब उसका जो ना तदारक हो जाए कुछ, तो उस वक्त आना चाहिए। अगर अपोजिशन इस चीज पर वजीदा ले आए, अगर बिगड़ गया काम, तो फिर यही अपोजिशन गवर्नमेंट के फिर खिलाफ हो जाएगी। जो अब ये कह रहे हैं, क्या ये ठीक है? ये मेरा पॉइंट है। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो मज़हर भाई ने हमारे हॉलैंड से फ़ोन किया, और मज़हर भाई आपने अपनी बात का जवाब जो है वो खुद ही दिया है कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर ख़ास तौर पे हमारे पास जो वसाइल हैं वो इतने नहीं हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन बात कर रहा है? जी मेरा नाम नादिया है। जी नादिया, फरमाइए। जी मैं पूछना चाहती हूँ, मैं मार्च में डिसाइड कर रही हूँ पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए। जी जी। और मैंने सुना है ऑब्वियसली खबरों में दिस जो कोरोना वायरस हैज स्प्रेड एंड देयर हैज बीन cases in Pakistan, maybe one or two. Would you say it's safe to travel, to be honest? Or would you actually recommend it's not safe? Because there's not really mentioned anything to do with not traveling anywhere. Well, there's no bans. So I'm just a bit worried because I'm planning to travel with family. Right. Okay. Have you got kids as well in your family? I have kids, but I won't be traveling with kids. All right. Okay. I'll be just with the elders. Right. Okay. That's fine. I'll try to answer your questions. Right. Okay. Thank you very much. Thank you very much. So मदर भाई, आपके बारे में सवाल का जवाब दे दूं पहले कि हॉलैंड से जब आपने बात की कि पाकिस्तान के अंदर इतने वसाइल इस वक्त इतने नहीं हैं, और उन 400 स्टूडेंट्स का पाकिस्तान वापस लेकर आना, क्योंकि इस वक्त जो चाइना में जो इस वक्त जो सिस्टम जो चल रहा है कोरोना वायरस के बारे में, उन्होंने बहुत ही हाई लेवल के ऊपर जो है वो केयर कर रहे हैं पेशेंट्स की उनको, क्योंकि बहरहाल वहीं ये दरियाफ्त हुआ है। WHO अपना पूरा काम कर रही है। WHO ने जो है वो, और जितनी रिसर्च चल रही है, क्योंकि अभी जो है वो इतना टाइम नहीं हुआ है कोरोना वायरस को जो डायग्नोस हुआ है, तो इस वक्त काम हो रहा है। रिसर्चर्स जो हैं वो अपनी सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं इसके अंदर। वायरल इन्फेक्शन ज़्यादातर जो वायरल होती है उसका वो अपनी मुद्दत जो है वो गुजारती है, और उसके बाद वो ज़्यादातर जो है वो वायरल इन्फेक्शन खुद ब खुद बेहतर हो जाती है। मगर इस वक्त इसका क्या होगा, आगे इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, वो अभी जितनी हमारे पास थोड़ी बहुत मालूमात हैं हमारे पास, उसमें यही है कि आपने स्पेशली जो वल्नरेबल जो पीपल हैं उनके लिए जो है वो ज़्यादा जो है इसका असरात ज़्यादा हैं। बाकी लोग जो हैं उनको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे मैंने बताया कि 2% मोर्टालिटी जो है वो है इसके अंदर, मगर ये है कि अगर आप उसकी अच्छी तरीके से अपनी सफाई सुथराई का ध्यान दें तो उसके अंदर चांसेस जो हैं वो कम है। अब वो पाकिस्तान में उनको लेकर आना उन स्टूडेंट्स को, अब वो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ UK में जिस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर इनको बाकायदा क्वारंटीन किया है, वो क्या पाकिस्तान में हो सकता है? अगर नहीं हो सकता तो इस वक्त क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वो चाइना में ही रहें, और क्योंकि उन लोगों को पता है कि किस तरीके से और जिस तरीके से वो जो है इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में, मेरा ज़ाती ख़्याल है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि जो वहाँ इस वक्त पाकिस्तान लेके जाना और दूसरे लोगों को एक्सपोज़ करना, दूसरे जो कि इस वक्त वहाँ बीमारियाँ वहाँ भी आम हैं, तो वो इस वक्त मेरा नहीं ख्याल के सही है। मगर बहरहाल जैसे मैंने बताया, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, हो सकता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की इस बारे में अलग हो, मगर ये है कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस वक्त जहाँ वो मौजूद हैं वहाँ ज़्यादा बेहतर है कि वो ज़्यादा बेहतर तौर पर उनकी निगहदाश्त हो सकती है, उनके बाद उनको जो है उनकी केयर इस वक्त वहाँ ज़्यादा हो सकती है। अहमद भाई ने जर्मनी से हमारे सवाल किया है कि स्नैक्स और दूसरी चीज़ों खाने के बारे में। बहरहाल ये हर मुल्क के अपने जो हैं हर तरीक़े, हर जगह रहने के अपने तरीक़े होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ खाते हैं और कुछ लोग वहाँ बहरहाल खाते हैं। कुछ इतने अरसे से जो है वो चल रहा है, उनको ऐसी कोई डिज़ीज़ हुई नहीं थी, ये अब डिज़ीज़ जो है एकदम जो है वो सामने आई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से डिज़ीज़ फैलती है। तो बहरहाल ये इसके ऊपर इतना ज़्यादा कमेंट अभी नहीं किया जा सकता, मगर कोरोना वायरस के बारे में कहा गया है कि ये स्नेक और रिलेटेड स्पेशीज़ से जो है वो फैली है, एनिमल से
मैन में ट्रांसफ़र हुई है और अब जो है वो जो है इंडिविजुअल्स के दरमियान भी ट्रांसफ़र हो सकती है। नादिया बीबी, इस वक्त पाकिस्तान में तो अभी इस वक्त इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि बहरहाल वहाँ तक डिज़ीज़ ये नहीं पहुँचेगी, तो अभी कोई ऐसी हेल्थ एडवाइस नहीं दी जा रही कि पाकिस्तान आप ट्रैवल नहीं कर सकते, लोग इन एंड आउट ट्रैवल कर रहे हैं। इंडीमिक एरिया जो कि इस वक्त जो सिटी है चाइना की, वहाँ के लिए ख़ास तौर पे जो है वो है कि वहाँ ट्रैवल ना करें ताकि वो जो भी वहाँ जो इस वक्त हालात हैं इसकी वजह से। मगर पाकिस्तान में अभी कोई ऐसी एडवाइस आई नहीं है, मगर ये है कि बहरहाल आप हेल्थ की जो वेबसाइट्स हैंगी वो ख़ास तौर पे NHS की हेल्थ वेबसाइट जो हमारी कोरोना वायरस के बारे में है, बहुत ही डिटेल में उन्होंने इसके ऊपर बातचीत की है, तो वो आप ज़रूर उसको वक्तन फ़वक्तन उसको चेक करती रहें ताकि उसके ट्रैवल के बारे में। मगर इस वक्त जो है वो कोई ऐसी एडवाइस नहीं है कि पाकिस्तान को में आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये तो हमने ब्रीफली कोरोना वायरस के बारे में बात की। नाज़रीन, जो हम टॉपिक हम हेल्थ टिप्स के अंदर जो टॉपिक एक रखते हैं, इसका ये मतलब क़तन नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ हमारे दोस्तों से मुलाकात हुई और वो उन्होंने मुझसे कहा कि जी क्योंकि आपका टॉपिक जो था वो स्ट्रोक के बारे में था, तो इस वजह से हमने जो है वो स्ट्रोक के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहते, हम कोई और हमारे साथ प्रॉब्लम थी। तो आपको ये मैं बहुत क्लियर कर दूं कि हम लोग एक टॉपिक जो है वो बैकग्राउंड में टॉपिक पर बातचीत करते रहते हैं, मगर अगर आपको कोई और मसाइल हैं तो आप इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे क्योंकि ये मैंने आपको अभी इससे पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि ये एक कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम है। कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो इस तरीके से होता है कि अगर मिसाल के तौर पर हमारे किसी भाई, हमारी किसी बहन, हमारे किसी बुज़ुर्ग को अगर कोई प्रॉब्लम है और वो उससे डील कर रहे हैं, तो अगर वो चाहें तो फ़ोन करके हमें बता सकते हैं कि किस तरीके से वो उसको डील कर रहे हैं, और ताकि ये एक एक्सपीरियंस है, एक तजुर्बा है कि हम उसे शेयर कर सकते हैं, ताकि एक इस हिदायत के प्लेटफॉर्म से दूसरे लोगों को जिनको मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है या डायबिटीज़ की या हार्ट की तकलीफ़ है या कोई और मोटापा है या इस टाइप की, तो उससे उनको फ़ायदा हो सकता है। तो ये एक मीडियम है, हिदायत टेलीविज़न जो है वो एक मीडियम है, ये प्रोग्राम हेल्थ टिप जो है एक मीडियम है जिससे हम दूसरे लोगों को बता सकते हैं कि जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ, और आप जो हैं अगर आप भी इस तरह करें तो उससे और मज़ीद बेहतरी हो सकती है। तो ये इस तरीके से अगर हम इस प्रोग्राम को देखें तो मेरा ख़्याल में हम बहुत अच्छे तरीके से हमारे नाज़रीन को बहुत ही इफ़ेक्टिव एडवाइस दे सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस है अपनी डिजीज़, अपनी सेहत के बारे में, हमारे जो प्रोग्राम होते हैं, हर प्रोग्राम हमारी कोशिश होती है कि मुख्तलिफ़ तरीके से हम उसके ऊपर बातचीत करें, हम मुख्तलिफ़ टॉपिक डिस्कस करें। आज का हमारा जो प्रोग्राम है, हम एक ब्रेक लेंगे छोटी सी, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। तो आपसे गुजारिश है कि प्रोग्राम देखते रहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है वो हम अपना जो एक और टॉपिक है जो कि डायबिटीज़ है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। أشهد أن عليا ولي الله توجهنا واستشفعنا
ربنا وتوسلنا بك إلى الله. About 90% of people with diabetes have type 2 diabetes. If you've got type 2, the insulin your pancreas makes can't work properly, or your pancreas can't make enough insulin. And we all need insulin to live. It does an essential job. It allows the glucose in our blood to enter our cells and fuel our bodies. When you have type 2 diabetes, your body still breaks down carbohydrate from your food and drink and turns it into glucose. The pancreas responds to this by releasing insulin. But because this insulin can't work properly, blood glucose levels keep rising, so more insulin is released. For some people with type 2 diabetes, this can eventually tire the pancreas out, meaning their body makes less and less insulin. This causes even higher blood glucose levels. So what does this mean? Well, as your body can't get enough glucose into your cells, a common symptom of type 2 diabetes is feeling very tired. Other symptoms include needing to wee a lot, feeling extremely thirsty, cuts and grazes healing slowly, and getting infections like thrush. A lot of people don't get any symptoms or they don't notice them. Some people don't think the symptoms are important, so don't ask for help. This means that people can live with type 2 diabetes for up to 10 years before being diagnosed. And over a long period of time, high glucose levels in your blood can seriously damage your heart, your eyes, your feet, and your kidneys. These are known as the complications of diabetes. But with the right treatment and care, the effects of diabetes and high glucose levels can be managed. So if you've got any of these symptoms, see a doctor as soon as possible. There are different ways of treating type 2 diabetes. Some people can manage it by healthier eating, being more active and losing weight. Eventually, most people will need medication to bring their blood glucose down to a safe level. Whatever the treatment, everyone with type 2 diabetes needs to learn how to live with it. We help people do exactly that. Take a look at our website to see how we can help you. Our researchers are also investigating ways to put type 2 diabetes into remission, so people's blood glucose levels return to normal and stay there. And they're finding out more and more about type 2 diabetes, so that we can do more to prevent it, find new ways to treat it, and one day find a cure. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ टिप्स। और हेल्थ टिप्स के अंदर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम बातचीत करते हैं अवेयरनेस, डिज़ीज़ अवेयरनेस के बारे में, अपनी स्पेशली अपनी जो हमारी एशियन कम्युनिटी है इसके बारे में, ताकि इनको हमारे मुख्तलिफ जो बीमारियों से जो वो नबर्द आज़मा हैं उसके बारे में पता चलता है कि जी किस तरीके से उनसे डील किया जा सकता है, कि इन बीमारियों के बारे में क्या क्या आप किस तरह लाएअमल इख्तियार कर सकते हैं, दवाइयों के बारे में क्या क्या बातचीत होती है, वो हम आपसे इस बारे में बात करते हैं। इसके अलावा आपके सवालात होते हैं उसके भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं कि आपको इत्मीनान बख्श जो है वो जवाब दिया जा सके। मगर क्योंकि एक ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो इतना ज़्यादा वक्त नहीं होता कि हम आपको तफसील से जो है वो इसके बारे में बातचीत कर सकें, मगर कम से कम आपको जो है वो साइन पोस्ट कर सकते हैं। साइन पोस्ट का मतलब ये कि हम आपको एक जगह बता सकते हैं कि किस तरीके से आपने जो है वो किससे रुजू करना है, किससे बातचीत करनी है, ख़ास तौर पे अपने जीपी से, अपने डॉक्टर से आप जो हैं वो क्या बात कर सकते हैं, क्या सवालात हैं कि जो आप अपने जाके डॉक्टर से कर सकते हैं जिसके बारे में, और ताकि वो उसको और मज़ीद बेहतर तरीके से डील कर सकें। आज का जो टॉपिक है जनाब वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ज़ियाबीतस और उर्फ़ आम में कहते हैं हम शुगर की बीमारी। तो इसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे आपसे जनाब। इस वक्त जो हालात हैं वो ये हैं जनाब कि टोटल पूरी दुनिया में इस वक्त 415 मिलियन पीपल जो हैं वो
इस बीमारी का शिकार हैं। 415 मिलियन पीपल लोग जो हैं वो इस बीमारी का शिकार हैं। यानी ये समझ लें कि अगर 11 में से एक फ़र्द को जो है वो डायबिटीज़ है। यानी अगर कमरे में अगर 100 आदमी बैठे हैं तो तकरीबन हर 11 लोगों में से एक आदमी को डायबिटीज़ होगी। और एक और जो बात है वो ये है कि जनाब इस वक्त 46% इसमें जो लोग हैं जो कि अनडायग्नोस्ड डायबिटिक हैं, जिनको डायबिटीज़ है मगर पता नहीं है उनको कि उनको डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, और ये आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे डायग्नोज होती है, मगर 46% जो है उनको ये जो है अनडायग्नोज्ड है। प्रेवलेंस हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कम जो प्रेवलेंस है जो डायबिटीज़ का वो है लिथुआनिया में, एस्टोनिया में और आयरलैंड में, और सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो ये बीमारी डायबिटीज़ है वो चाइना में सबसे ज़्यादा है जनाब। 114 मिलियन पीपल जो हैं वहाँ उनको डायबिटीज़ है। इंग्लैंड के अंदर, यूके में ओवर 1 मिलियन लोग जो हैं उनको डायबिटीज़ है। और डायबिटीज़ जो मर्ज़ है वो तकरीबन NHS का 10% बजट जो है वो लेता है डायबिटीज़ का। सो NHS के ऊपर एक बहुत बड़ा ये बोझ है कि जो हर साल जो है वो 10% जो बजट है NHS का वो उसको उसके नाम होता है। यूके में तकरीबन 3.27 मिलियन पीपल जो हैं वो अफेक्टेड हैं डायबिटीज़ के साथ, और 6 लाख लोग ऐसे हैं कि जिनको डायबिटीज़ है मगर वो डायग्नोज नहीं है। और टोटल जो है वो, क्योंकि डायबिटीज़ भी 2 किस्में होती हैं डायबिटीज़ की, मैं भी उसके ऊपर बातचीत करेंगे। 1 in 10 एज 45 to 54 उसको डायबिटीज़ है। इसके अलावा 4 में से एक आदमी को, अगर उनकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है तो उनको हो सकती है। और 9 में से 10 में से 9 लोग ऐसे जो जिनको डायबिटीज़ होती है उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। तो मैंने आपको एक जनरल डायबिटीज़ के बारे में मैंने आदाद और शुमार इस वजह से मैंने आपको बताया ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि डायबिटीज़ कितनी ज़्यादा प्रेवलेंट है, कितनी ज़्यादा डायबिटीज़ जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई है। हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैंगी, ख़ासतौर पे NHS हैं, डायबिटिक रिसर्च है, डायबिटिक UK, ये सब इसके ऊपर इस वक्त अनथक मेहनत कर रहे हैं इसका तोड़ करने की और इम्प्रूव करने की पब्लिक हेल्थ, ताकि उसको आप जितना ज़्यादा इसके बारे में आप जो है आपको इन्फॉर्मेशन हो उतना ही अच्छा है। क्यों कि इस तरीके से आप डायबिटीज़ को उससे किस तरीके से डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ासतौर पर हमारे एशियन कम्युनिटी के अंदर जो एक प्रॉब्लम देखने में आई है वो ये है कि डायबिटीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा कंट्रोल नहीं होती, और हमारे यहाँ एशियन पीपल के अंदर डायबिटीज़ जो है वो ज़्यादातर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है। उसकी वजह ज़ाहिरी बात है कि वो आप भी समझते हैं कि एक तो खाना पीना हमारा जो है वो थोड़ा सा जो है वो ऑयली और इस तरीके से चिकनाई और शुगर, और दूसरी चीज़ जो है वो मोटापा, जो कि हमारे यहाँ नहीं बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो मोटापे के ऊपर जो है वो इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। तो अगर आप डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं तो एक तो ग़िज़ा आपको बेहतर करनी पड़ेगी, इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे, और दवाइयाँ जो हैं वो लेनी पड़ेंगी जनाब। दवाइयाँ जो हैं वो बहुत सारे हमारे जो नाजरीन हैं और हमारे इस वक्त एशियन कम्युनिटी के अंदर ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग हैं कि जो अपनी डायबिटीज़ का ख्याल नहीं रखते। क्यों, किस तरह नहीं रखते कि वो गोली नहीं खाते। वो कहते हैं जी आज जो है वो मैंने कुछ खाना जो है वो कम खाया है तो इस वजह से मैं गोली जो है वो स्किप कर देता हूँ तो या कर देती हूँ। तो ये जो चीज़ है, ये जो सोच है, इसको जो है वो आपने अपनी बेहतर करना है। डायबिटीज़ की दवाई जो है वो आपने ज़रूर लेनी है, क्योंकि पुअर कंप्लायंस जो है वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, और मज़ीद क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो और दूसरी बीमारियों को जन्म देती है, दूसरी बीमारियों को जो है वो कॉज कर सकती है, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर है, जिसके अलावा हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, इसके अलावा आँखों की प्रॉब्लम है, गुर्दों की प्रॉब्लम है, और इसके अलावा नर्व्स प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे जनाब। एक छोटी सी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ डायबिटीज़ के बारे में। हमारे काशिफ भाई इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। मैं चाहूँगा काशिफ भाई अगर एक छोटी सी वीडियो में दिखा दीजिए हमारे नाज़रीन को। About 90% of people with diabetes have type 2 diabetes. If you've got type 2, the insulin your pancreas makes can't work properly, or your pancreas can't make enough insulin. And we all need insulin to live. It does an essential job. It allows the glucose in our blood to enter our cells and fuel our bodies. When you have type 2 diabetes, your body still breaks down carbohydrate from your food and drink and turns it into glucose. The pancreas responds to this by releasing insulin.
But because this insulin can't work properly, blood glucose levels keep rising, so more insulin is released. For some people with type 2 diabetes, this can eventually tire the pancreas out, meaning their body makes less and less insulin. This causes even higher blood glucose levels. So what does this mean? Well, as your body can't get enough glucose into your cells, a common symptom of type 2 diabetes is feeling very tired. Other symptoms include needing to wee a lot, feeling extremely thirsty, cuts and grazes healing slowly, and getting infections like thrush. A lot of people don't get any symptoms or they don't notice them. Some people don't think the symptoms are important, so don't ask for help. This means that people can live with type 2 diabetes for up to 10 years before being diagnosed. And over a long period of time, high glucose levels in your blood can seriously damage your heart, your eyes, your feet, and your kidneys. These are known as the complications of diabetes. But with the right treatment and care, the effects of diabetes and high glucose levels can be managed. So if you've got any of these symptoms, see a doctor as soon as possible. There are different ways of treating type 2 diabetes. Some people can manage it by healthier eating, being more active and losing weight. Eventually, most people will need medication to bring their blood glucose down to a safe level. Whatever the treatment, everyone with type 2 diabetes needs to learn how to live with it. We help people do exactly that. Take a look at our website to see how we can help you. Our researchers are also investigating ways to put type 2 diabetes into remission, so people's blood glucose levels return to normal and stay there. And they're finding out more and more about type 2 diabetes, so that we can do more to prevent it, find new ways to treat it, and one day find a cure. जनाब, तो आपने ये एक छोटा सा क्लिप देखा, कर्टिसी है जनाब डायबिटीज़ यूके की। डायबिटीज़ यूके बहुत ज़्यादा काम कर रही है इस वक्त यूके के अंदर, और अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है हमारी जो पॉपुलेशन है उसको, एशियन को और लोकल कम्युनिटीज़ को। तो आप ज़रूर इसकी वेबसाइट पे जाके इसके बारे में और मज़ीद डायबिटीज़ के बारे में आप ज़्यादा मज़ीद बातचीत कर सकते हैं। इनसे मैं आज हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ़ करा दूं जनाब। डायबिटीज़ के ऊपर बातचीत हो रही है। डॉक्टर हैदर अब्बास साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब। क्लिनिकल डायरेक्टर हैं जीपी डायबिटीज़ के ओल्डम में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने बहुत ही कीमती वक्त में से अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे नाजरीन को अगर आप कुछ बताएं सबसे पहले डायबिटीज़ के बारे में, कि डायबिटीज़ एक तो दो तरीके की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। तो मैं चाहूँगा कि आप टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में बता दें ताकि हमारे नाजरीन जो हैं वो क्लियर हो जाएं कि ये उनको कौन सी डायबिटीज़ है। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका कि आपने इन्वाइट किया, और हिदायत टीवी की टीम का भी शुक्रगुजार हूँ। डायबिटीज़ जो है, जैसे कि आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया, बड़ी अच्छी सारी स्टेटिक्स भी बताई, तो मैं शुरू करूंगा कि डायबिटीज़ का जो नाम यूके में जो प्रिवेलेंस है वो है तकरीबन 4.5%, लेकिन जो हमारी एशियन पॉपुलेशन है, पाकिस्तानी जिसमें साउथ एशियन है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी हैं, उनमें जो है प्रिवेलेंस मच हायर है, डबल है, वो तकरीबन 8 to 9। मैं चूँकि ओल्डम में काम करता हूँ, ओल्डम में जो मेरी प्रैक्टिस है मेनली साउथ एशियन पेशेंट है, तो मेरी प्रैक्टिस में तकरीबन 9.5% प्रिवेलेंस है। तो अब देख लें कि सबसे पहले तो ये कि डायबिटीज़ पाकिस्तानी साउथ एशियन में जो है वो डबल से भी ज़्यादा है। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स इसके पहले मैं बताऊं कि टाइप 1 और टाइप 2 को, उससे पहले कि जो डायबिटीज़ है जो पाकिस्तानी है साउथ एशियन है वो 6 times मोर हायर रिस्क है डायबिटीज़ होने का उनको, एज़ कम्पेयर टू कॉकेशियंस अगर है तो उसके मुकाबले में अगर पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी हैं, इंडियन हैं, तो उनको 6 गुना ज़्यादा डायबिटीज़ होने का ख़तरात है। और उसके बेशुमार रीज़न हैं, उसके ऊपर बाद में आगे चल के बात करेंगे। तो पहले जैसे कि आपने पूछा कि जी डायबिटीज़ की जो है 3 किस्में हैं, एक तो है टाइप 1 और एक टाइप 2। जो 90% जो डायबिटीज़ है जो अक्सर लोगों में एज के हिसाब से 40 साल के बाद उम्र के बाद, एशियन में तो अर्ली उम्र में भी 20, आप तो आजकल चाइल्ड ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, तो हमने 12-14 साल के बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज़ देखी है जो 20 बच्चे हैं। लेकिन यूजुअली जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो टाइप 2 जो है वो 90% है और टाइप 1 जो है वो 10% है। तो जिसको टाइप 1 वो है जो कि ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहा जाता था पहले, अब इसको टाइप 1 कहा जाता है। होता क्या है, टाइप 1 के अंदर चूँकि ये ओनली 10% है, इसको थोड़ा सा जो है वो टच कर देते हैं कि ये नॉर्मली बहुत बचपन ही से शुरू हो जाती है, बच्चों में शुरू हो जाती है
और उसमें जो आपको जो मेन ऑर्गन है जिसे उर्दू में लुबलबा या पेनक्रियास कहते हैं, उसकी जो है वो ऑटोमेटिकली जिस्म के अंदर एक ऑटोइम्यून रिएक्शन शुरू होता है, एंटीबॉडीज़ एंटीजन के ख़िलाफ़ बनना शुरू होती है, उससे इन्फ्लेमेशन होती है। उसका नतीजा क्या हो कि पेनक्रियास जो लुबलबा जो है उसके सेल साथ साथ डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जब वो डैमेज हो जाता है तो लुबलबा का जो मेन हिस्सा है वही इंसुलिन को पैदा करता है। तो आपकी इंसुलिन की जो पैदा होने की गुंजाइश है, जो पैदा होनी थी जिस्म से, वो ख़त्म नहीं होती। तो ज़ाहिर है जब इंसुलिन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी जिस्म से तो उसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 1 का मतलब है कि उनको इंसुलिन के बगैर उनका गुजारा नहीं हो सकता। वो टाइप 1 के जितने भी डायबिटीज़ हैं जिनको इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं, इंसुलिन के बगैर उनका गुजारा नहीं होगा, उनका इलाज ही इंसुलिन से होगा। जो टाइप गोलियां अगर उनको दी जाए तो गोलियां इफेक्ट नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे इफेक्ट, क्योंकि इंसुलिन गोलियां जो हैं वो उसका मैकेनिज्म ये है कि या तो इंसुलिन आपके अंदर जिस समय बची हुई है या इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ाती है, या लिवर से आपके अंदर जो स्टोरेज है शुगर को, उसको, ग्लाइकोजन को, डिफरेंट हार्मोन्स को इंक्रीज़ करके उस इंसुलिन की जो मौजूद है अगर क्वालिटी में नहीं है, रिसेप्टर्स के ऊपर नहीं अटैच हो रही है, तो उसकी एब्जॉर्प्शंस को और ये दवाएं हैं उस तरीके से शुगर को आपको कंट्रोल करती है। लेकिन चूंकि जब इंसुलिन जिसम में मौजूद ही नहीं है आपकी, तो ज़ाहिर मजबूरी है आपको तो इंसुलिन बाहर से देना पड़ेगी टाइप 1 के लिए। ठीक है। और टाइप 2 के बारे में आप बता रहे थे? अच्छा, टाइप 2 जो है ये 90% जो लोग हैं उनको होती है। इसके जो मेनली आपके 40 साल से जो उम्र, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, पाकिस्तान के अंदर जो हम लोगों के अंदर जो एक जेनेटिकल फैक्टर है, जैसे कि हमारे माँ बाप को, आबा अजदाद को डायबिटीज़ थी, तो वो एक जीन हम कैरी कर रहे हैं। अच्छा। जो सबसे बड़ा जो इसके अंदर रिस्क है वो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है। एशियन कम्युनिटी में जैसे मैंने कहा कि 6 गुना ज़्यादा है। ये क्या होता है टाइप 2 के अंदर, या तो आपकी इंसुलिन की मिकदार, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आप खाने हाई कैलोरीज डाइट खा रहे हैं, तो इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। या तो आपकी इंसुलिन की मिकदार जो है वो कम हो गई है, और या अगर इंसुलिन आपका मौजूद है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो गया। इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा का मतलब ये है कि इंसुलिन मौजूद तो है लेकिन इंसुलिन जिस्म में इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो उसका ये है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं इंसुलिन को, वो रिसेप्टर्स फॉल्टी हो जाते हैं। तो इंसुलिन जो है वो जो ट्रांसपोर्ट करती है ग्लूकोज को जिस्म के अंदर, सेल के अंदर, वो ट्रांसपोर्टेशन रुक जाती है। तो उसके नतीजे में ग्लूकोज का जो शुगर का जो लेवल है खून के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से आपका जो है वो शुगर का लेवल हाई होता है। उस कंडीशन को डायबिटीज़ कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और ये जो तीसरा आपने कहा कि जो तीसरी टाइप होती है, वो तीसरी टाइप के बारे में भी अगर आप बात जी, तीसरी जो है वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। जी। ये अक्सर जो ख्वातीन हामला हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो नॉर्मली उनको डायबिटीज़ नहीं होती। अच्छा। जब वो डायबिटीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तो कुछ ऐसी कंडीशन भी होती हैं इसके अलावा, प्रेगनेंसी के अलावा, के पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हैं जिनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो इस तरह की कंडीशन, स्पेशली जो वो ख्वातीन जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ की कंडीशन थी और इवेंचुअली वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उनको क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उनको ड्यूरिंग द डायबिटीज़ या हमल के दौरान में उनका शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाता है। और वो अक्सर ये होता है कि कुछ ख्वातीन के अंदर इसके अलावा और भी मल्टी फैक्टर्स हैं, ओबेसिटी भी है, या पहले से रिस्क था वो प्री डायबिटिक्स हैं, और भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो लेकिन कुछ ख्वातीन ऐसी होती हैं कि उनको बिल्कुल वज़न भी ज़्यादा नहीं है लेकिन हामला हुई तो डायबिटीज़ बढ़ गई। तो उनमें मल्टीपल जेनेटिकल फैक्टर्स भी मौजूद हैं, जिसमें एक पॉलीसिस्टिक ओवरीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस मौजूद होता है। लेकिन जब वो ख्वातीन उनकी बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो यूजली वो डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल हो जाती है, नॉर्मल पे चली जाती है। लेकिन ये ग्रुप है गेस्टेशनल डायबिटीज़ वाला, ये बहुत हाई रिस्क ग्रुप है। इनको हम एक एडवाइस करते हैं कि 50% अगर आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हुई थी तो 50% चांस है कि आपको डायबिटीज़ टाइप 2 हो जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, ठीक ठाक। आप बताइए आपका क्या हाल है? बस ठीक है। कौन सा बात कर रहे हैं? कर दी थी डॉक्टर साहब के साथ। कौन सा बात कर रहे हैं मेरे भाई? जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मोहम्मद यूनुस जी, फरमाइए यूनुस भाई, फरमाइए। मैंने बात कर दी है डॉक्टर साहब के साथ। जी, आप बात कर रहे हैं जी, फरमाइए। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब शुगर काफी हाई है मेरी। अच्छा, 12 पॉइंट के ऊपर है। अच्छा, 12 पॉइंट पे है? हाँ। अच्छा, तो इसका कोई इलाज नहीं है, जरा नॉर्मल हो जाए? नहीं, आप ये मुझे बताइए कि जैसा आप बता रहे हैं कि आपका 12 पॉइंट्स पे शुगर है, तो आप खुद चेक करते हैं या आप अपने डॉक्टर को दिखाते हैं जाके? नहीं, हम खुद चेक करते हैं बेटी। अच्छा, खुद चेक करते हैं। तो ये बताइए कि दवाई वगैरह कुछ खा रहे हैं या नहीं खा रहे? टेबलेट्स खा रहा हूँ। कौन सी दवाई खा रहे हैं? नाम नहीं मुझे पता है। अच्छा, नाम नहीं पता। अच्छा, और लास्ट टाइम आपने अपने डॉक्टर को कब दिखाया था? जीपी को अपने? जीपी को दिखाया था, उसने कहा है कि तेरी शुगर कम नहीं हो रही। हाँ, मुझे इंसुलिन लगेगी। अच्छा, तो मैंने उसको, फिर उसने एक जगह है
डायबिटिक सेंटर जी जी न्यू बनी पार्क, जी जी। उधर उसने मेरे को रिफर कर दिया। अच्छा। तो वो जो न्यू बनी पार्क वाले जो है ना डायबिटिक सेंटर, जी जी। वो कहते हैं कि डॉक्टर को चेंज करके दवाई देनी चाहिए। अच्छा। और जरा इंक्रीज कर दे दवाई आपकी। अच्छा। तो आप शुगर आपकी नॉर्मल पे आ जाएगी। अच्छा यूनिस भाई, ये बताइए आपको डायबिटीज के अलावा तो कोई तकलीफ नहीं है, या मतलब हार्ट की या ब्लड प्रेशर की या कोई ऐसी चीज तो नहीं है? ब्लड प्रेशर है। अच्छा, इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस भी है, गुर्दों का मसला है। और इसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब ने कहा गुर्दों का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं है। अच्छा ये बताइए कि दवाई जो आप रेगुलर खाते हैं या नहीं खाते हैं? खाता हूँ। रेगुलर खाते हैं? रेगुलर। हाँ, बहुत अच्छी बात है, और ये इसी तरीके से खानी चाहिए। तो यूनिस भाई, पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब से आपने बात की इस बारे में कि आप दवाई चेंज करें या बढ़ा दें डोज, इस बारे में? हाँ, मैंने उसको बोला, बस वो कहता था कि अभी मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है अच्छा क्या अच्छा, करना है। अच्छा अच्छा। लेकिन वो डायबिटिक सेंटर वालों ने डॉक्टर को लेटर भी लिख दिया है। अच्छा। कि मोहम्मद यूनुस की दवाई चेंज करो। हाँ, और डोज इसके बढ़ा दो जरा। बहुत अच्छी बात है यूनुस भाई, ये तो फिर आपने अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया कि आपको डायबिटीज़ सेंटर तो बहुत ही ज़बरदस्त जगह है कि जहां वो आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो डायबिटीज़ वाले सेंटर वाले जो कह रहे हैं ना, क्योंकि वो ये स्पेशलिस्ट लोग होते हैं जो डायबिटीज़ सेंटर में बैठते हैं ना, ये स्पेशलिस्ट लोग डायबिटीशियन हैं। तो ये अगर आपके डॉक्टर साहब को उन्होंने लेटर लिख दिया है ना, तो आपकी दवाई जो है वो डॉक्टर साहब जो है वो उसके हिसाब से, जैसे उन्होंने एडवाइस किया है, जैसे उन्होंने कहा है, उसके हिसाब से वो दवाई बढ़ा देंगे। और आपको फिर चेक करना पड़ेगी अपनी रेगुलर अपनी शुगर जो है वो आपने चेक करना होगी, और रेगुलर अपने ब्लड टेस्ट भी कराने होंगे, ताकि उस दवाई का इफेक्ट जो है वो आपका गुर्दों पे और आपकी डायबिटीज़ पे क्या है। तो आप बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में, सही हाथों में। आप जो कह रहा है डायबिटीज सेंटर, आप उस पर अमल कीजिए। अच्छा, ठीक है? ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपने फ़ोन किया। मेहरबानी आपकी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये भी थोड़ा सा आपकी साथ ऐड कर दूं कि डायबिटीज़, ये यूनुस साहब जो कह रहे थे कि जी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, तो देखें डॉक्टर्स और दवाएं और डायबिटीज़ सेंटर ये आपको 30% तक आपकी दवाओं को ज़रिए से कंट्रोल कर सकते हैं। 70% जो है पेशेंट के अपने हाथ में है। तो ये यूनुस साहब को ये भी पता होना चाहिए कि ये इतने अपना हिस्सा भी डालें। मैं हमेशा अपने मरीजों से कहता हूँ कि जी अपना हिस्सा आप डालेंगे तो डायबिटीज़ कंट्रोल होगी। और वो अपना हिस्सा किस सूरत में डाल सकते हैं, ये तो बताइए। अपना हिस्सा इस सूरत में डालें कि जी एक तो रेगुलर वॉक करें, ठीक है? रेगुलर वॉक करने से, आपके एक्सरसाइज करने से, या रेगुलर आप वॉक भी कर लें तो उससे आपकी शुगर का जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका जिस्म फिजिकली एक्टिव होने से शुगर को इस्तेमाल करता है। तो मसल के अंदर शुगर का इस्तेमाल होगा, ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होंगे तो शुगर कम होगी। दूसरा ये कि खाने में परहेज़ करें। ये देखें कि जिन चीज़ों के अंदर शुगर ज़्यादा होती है, जैसे हमारे रोटी है, चावल है, आलू है, नान है, पराठे हैं, इन चीज़ों में शुगर, या मीठी चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं, मीठे बिस्कुट हैं, इन चीज़ों से इनके पोर्शन को कम करें। वो जो खुराक जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होती है, अगर उसको ये कम करेंगे, खाने में खाएं तीनों टाइम छोटे छोटे पोर्शन, लेकिन शुगर के पोर्शन को कम करें, फिजिकली एक्टिव करें और दवा पाबंदी से खाएं, तो इंशाल्लाह शुगर इनकी ठीक हो जाएगी। जी जनाब यूनुस भाई, आपने सुना, ये बड़ी ज़बरदस्त एडवाइस दी है हमारे डॉक्टर साहब ने कि जो 30% जो है वो तो डॉक्टर आपको जो है वो बताएगा कि क्या करना है, दवाइयाँ ऊपर नीचे करके उन्होंने आपको जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, मगर असल काम जो है यानी 70% काम जो है वो आपके ऊपर है। यानी कि इसका इलाज जो है वो आपने, ज़्यादातर इलाज आपके हाथ में है कि आप उसको किस तरह करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वॉक करना जो है वो वाकई बहुत इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि जितनी ज़्यादा आप वॉक करेंगे उतनी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे आप अपना ग्लूकोज, और इसी तरीके से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इम्प्रूव होती है इसके अंदर। तो वो आप ज़रूर करें, ख़ासतौर पर इन ममालिक में जहाँ ज़्यादा बारिशें और सर्दी का है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने पार्क में ही जो है वो वॉक करनी है। आप चाहें तो अपने घर के जो है वो लॉन में जो है सेंटर में चले जाएं, वो जा करके वॉक कर सकते हैं। एक ही वक्त में आप चक्कर लगा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। अगर आप शॉपिंग सेंटर में एक जगह से दूसरी जगह चलते रहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप मगर शॉपिंग का मतलब ये नहीं है कि शॉपिंग सेंटर में आप जाके जो आपने वहाँ खर्चा करना शुरू कर देना है, मगर ये कि आप इस तरह कर सकते हैं। वॉक करने के बहुत सारे तरीके हैं। घर में भी आप वॉक कर सकते हैं कि अगर आप इधर से उधर
अगर आप वॉक करना चाहें, एक्टिविटी किसी भी फॉर्म की जो है वो अच्छी रहेगी। साथ में दवाइयाँ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दवाई में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा मोटापा, जैसे अभी बताया इन्होंने, खाने के बारे में बहुत अच्छी एडवाइस दी है जनाब कि खाना जो है उसके अंदर आपने अपनी जो, एक तो जिनको डायबिटीज़ है वो तो बिल्कुल अवॉइड करें शुगर, क्योंकि शुगर भी किसी भी किस्म की, और उसके अंदर मैं आम तौर पे अपने पेशेंट्स को मैं यही कहता हूँ कि केक, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, डीप फ्राइड फूड, कोई भी चीज़ जो कि शाइनी रैपर में आती है, जो चमकीली पन्नी में कोई चीज़ आती है कि उसको आपने उससे दूर रहना है। ठीक है जी, उसमें आप क्रिस्प भी आ गए, बिस्किट भी आ गए, और सारी जितनी भी मैंने जो मेरी ज़ाती रिसर्च है उसमें, जो चमकीली पन्नी के अंदर कोई चीज़ है उसके अंदर गड़बड़, शुगर ज़्यादा है, उसमें शुगर भी ज़्यादा है, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है, तो आप उसके अंदर जो है वो भी आप करें, डीप फ्राइड फूड जो है वो आप ना खाइए। और ये जो बाहर से जो टेक अवेज जो आम तौर पे जो खाए जाते हैं उसके अंदर भी आपने एहतियात करनी है। अपने आप को ट्रीट करें ज़रूर, ये बात नहीं है कि आप जो है वो आप बिल्कुल डायबिटीज़ को ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको जो है सज़ा हो गई है, ऐसी बात नहीं है। डायबिटीज़ को अपने दोस्त की तरह रखिए। अगर आप डायबिटीज़ के साथ दोस्ती कर लें, दोस्ती का मतलब ये है कि आप उसकी सुने और उसको अच्छी तरीके से उसका ख्याल रखें, तो वो आपके साथ, डायबिटीज़ है तो वो तो है, वो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, मगर ये कि अगर आप उसके साथ सही तरीके का बर्ताव करेंगे तो डायबिटीज़ भी आपके साथ सही तरीके का बर्ताव करेगी। वरना डायबिटीज़ से अगर आपने जो है वो दुश्मनी मोल ली तो वो उसमें वो फिर अफेक्ट करती है आपकी आँखों को, आपके हार्ट को, और आपके गुर्दों को, और आपकी नर्व्स को। वो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि वो किस तरह करती है। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब अगर थोड़े से डायबिटीज़ के रिस्क, और उससे पहले मैं एक मरतबा और हमारे नाजरीन को याद दिला दूँ कि जैसे अभी हमने बात की थी कोरोना वायरस के बारे में, कि अगर आप चाहते हैं कि कोई और बात के ऊपर, अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आप उस पर बातचीत करना चाहते हैं, बैक एक है, प्रॉब्लम है, कोई और बात है कि आप, मगर आप ये इस वजह से नहीं कर रहे कि आपको डायबिटीज़ के ऊपर ही ये प्रोग्राम हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। आप अगर आप चाहें, उससे ये हुआ कि दूसरे हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं उनको कोई और प्रॉब्लम है तो उसमें उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि हम इसमें इसके बारे में भी आपको सलाह दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि अगर डायबिटीज़ के रिस्क्स क्या क्या हैं, क्या क्या वजूहात हैं और क्या क्या रिस्क हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ जो है वो हो सकती है किसी को, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ी सी निशानदेही फरमा दें। जो देखें, जो हमारे ख़ास तौर से जो पाकिस्तानी एशियन कम्युनिटी हैं, इसके अंदर ये इसके डायबिटीज़ के बेशुमार काजेज़ हैं, उसके अंदर वही रिस्क फैक्टर्स हैं जो इसके काजेज़ हैं बेसिकली। जो मेन रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ का, ये है आपका हमारे जेनेटिकल फैक्टर्स, क्योंकि ये एशियन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है, तो आप जीन कैरी कर रहे हैं, आपके आबावजात को, आपके वालिद को, वालिदैन को डायबिटीज़ की, तो वो एक रिस्क है जो आपके पास मौजूद है। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं, माफ़ कीजिएगा, कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी कि मुझे जो है मेरे तो खानदान में डायबिटीज़ थी नहीं, तो मुझे क्यों हो गई, तो वो तो फिर जीन तो काम नहीं किया ना फिर। ये सम एक्सटेंट जो है जेनेटिकल फैक्टर है। अच्छा, लेकिन जो मेन जो डायबिटीज़ है, रिस्क है एक अपनी जगह, लेकिन जो मेजर रिस्क है डायबिटीज़ का वो आपका है वजन का ज़्यादा होना, हाई कैलोरी डाइट खाना, आपका फिजिकली इनएक्टिव होना, ये मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं आपके, जिसके अंदर हाई कैलोरी डाइट के अंदर अगर आपकी कैलोरीज़ की आपको दिन में तकरीबन फिजिकली आप अगर इनएक्टिव हैं तो 10 to 1000 to 1500 कैलोरीज़ की ज़रूरत है, और अगर हम 2 to 3000 या 4 to 5000 कैलोरीज दिन में खाएंगे तो ज़ाहिर है कि वो एक्स्ट्रा हाई कैलोरी डाइट स्पेशली खा रहे हैं, रोटी नान, ये इनमें शुगर ज़्यादा होती है, मीठी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो इतनी ज़्यादा शुगर के मिकदार हम ले रहे हैं तो उसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब ओबेसिटी होगी तो वो रिस्क फैक्टर्स है। जी, मैं ये बात अब जारी रखेंगे, मैं कॉल साथ में लेता रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, कौन बात कर रहा है? Could you speak English, please? Yeah, sure. Yeah. I'm ringing up on behalf of my husband. He's got Alzheimer's and he's got vascular dementia. Right. And he's taken all his tablets, but he's still getting very bad pains in his head, in his back of his neck and his shoulders. Is there anything you could help me with? Has he got any other problems like blood pressure or anything like diabetes or anything like that? Yes, he's got diabetes. Right. His blood pressure is up and down, but most times it's more low than high. Right, okay. And is he taking all the medications and everything? Is he on any blood pressure medication? Yes, he's taken all his medication. Right, okay. And can I ask you, when was the last time he's been to the optician to check his eyesight? He gets that every year because of his diabetes, and he's just had it done about 3 months ago. Right, okay. And is he taking any medication for blood pressure as well? Yeah, he's taking, is it Ramapil? Yes. Yeah, he takes Ramapil. Right, okay. And has he got any stress or anything like that? You mind me asking? Pardon? Any stress? Not really. He is depressed. There's no stress at all. Mm-hmm. You know, we don't let him do anything. He just
We haven't sat quietly, and we do whatever he wants us to do. Right. Okay. He has angina as well, if that's any good. Right. And is he taking angina medication as well? Yes, he is. Yes. Right. Okay. How old is he, Dr. Saab? How old? Yeah. How old is he? He's 71. 71. Right. Okay. So is he taking any medication for angina as well? Yes, he is. He's got Right. the spray and he's got the tablets. Right. Okay. And has it recently been started, or has he been on this medication for a long time? No, he's been on them for a long time. It's just his Right. Right. Alzheimer's tablets that's new. Right. And this headache, how long has he got the headache now? It just comes and goes, but when he Right. does get it, it's a severe headache. Right. Okay. And is it at the front of the head, the back of the head, On top of his head and at the back. at the back, and it goes into the neck as well, isn't it? Yeah. Right. Okay. I mean, obviously, I've not seen him, but what you have just told me is that basically, first of all, we need to make sure that his blood pressure is controlled. Yeah, That's very- I do that. When he gets a bad one, Right. I always check his blood pressure for Yes, him. yes. So first of all, what we need to do is to make sure that his blood pressure is controlled. Dementia does not cause, as such, any severe headaches or anything like that. So the most common Right. causes of headache is basically, number one, stress. Stress can cause tension headaches, and that basically Yeah. it starts at the back of the head, goes into the back of the neck, and into the shoulders. So that is quite Yeah. common as well. So obviously that's why I was asking that, has he got any stress or any tension? The other thing is that the blood pressure. That is another thing that can cause, because the high blood pressure keeps on going up and down like a yo-yo, you say. So Yeah. we just have to monitor his blood pressure. Number two. Number three is the eyesight. If he's getting any weakness in the eyesight, that can cause headache as well. Another thing is migraine, which is basically you can start migraine at any age. So I Yeah. think these are the things. Has he had any blood tests recently? Pardon? Has he had any blood tests recently? Yes, he has. Right. Okay. So I think these are the things that what we need to sort Has of he ever make had sure. a brain scan? Yeah. Has he had the brain scan? Because obviously, if he has got dementia, he's had a brain scan in the past, isn't it? He's had the brain scan. He's yeah. had the brain He's scan. had dementia now for 2 years. Yeah. So basically, I mean, if he's had brain scan, then obviously there's nothing untoward, to be honest with you. But the thing is, I mean, obviously, I'm more concerned regarding his blood pressure. So I think the best thing is that obviously make an appointment with the GP and see if they can have a look whether he wants any increase in medication or something like that, or you can give, in the meantime, you can give him some simple paracetamol or cocodamol or something like that. Okay. That's fine, yeah. Okay. Thank you so much. That's Thank not a you. problem at all. Thank you very much. The Thank you for one calling. thing, one thing Dr. Saab, Thank I add you. because Thank you. this lady said because her husband had a vascular dementia. So it's not Alzheimer's disease basically. Alzheimer's disease is completely different, which is age related when the brain cells get shrink. Yeah. She already told us that she got multiple factors. Her husband, he got the hypertension, he got the diabetes, he got the angina. So these all are vascular diseases which affecting. So what's happening in dementia and vascular disease? Sometimes it's small thromboembolic process happens, and they have a multiple tiny infarct in the brain. So he might be, because all these conditions must be controlled, and he probably needed to see his GP to get referred. Yes. Sometimes what's happened, if they may be he having a more multiple infarct producing in the brain, and sometimes the tiny infarct in multiple places, it can cause headache sometimes because increase the swelling in the brain. So tiny multiple infarct and circulation going, and thus tiny swelling in multiple area in the region due to the infarct can cause the headache. So my as well. sister, you've got an advice from our learned doctor as well, that basically obviously what you need to do is to make sure that you book an appointment with the GP so that he can be assessed properly. Another thing is when you I forgot about it, that he is on nitrates as well. So whether the nitrates is causing headache, because but he's been on it for quite some time. How frequently he's been using the GTN spray, the spray, because that can cause headache as well. Yeah, it does. So, but in any way, you need to see the GP, make an appointment, and let him be seen as soon as possible. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। तो जनाब बातचीत हो रही थी रिस्क के बारे में। माफ़ी चाहता हूँ कि आपकी जो है वो बात जो है वो हमने कता की, जी, तो हम मगर डॉक्टर क्योंकि साहब ये बात कर रहे थे जो कि फ़ोन एक कॉल्स आ obesity, रही हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और वो नहीं ज़रूर टेलीफोन कॉल लेते हैं साथ साथ, क्योंकि इसका मकसद तो हमारा पब्लिक से ही बात करना है मेन। तो हम बात कर रहे थे कि जो मेन रीज़न है वो ओबेसिटी है, ओवरवेट है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर आपका लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंट्री लाइफ, जैसे ये बहुत ज़्यादा हमारे इन वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर के जब आप घर में बैठे हुए हैं, घर में से निकल के आप गाड़ी में बैठ गए और फ़ौरन जाके वहाँ से निकल के ऑफिस में बैठ गए, तो फिज़िकली आप एक्टिव बहुत कम हैं।
फिर तीसरे जो है आपका डाइट वगैरह बहुत ज़्यादा है, आप वज़न आपका बढ़ता जा रहा है, तो ये सारे वो रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ जो है वो होती है। तो अब एडवाइस ये होती है कि हमेशा मैं ये कहता हूँ कि डायबिटीज़ अगर आपको नहीं है, अगर आप प्री डायबिटिक हैं तभी प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है कि इससे बड़ी आसानी से बचा जा सकता है अगर आप अपने आप को फिज़िकली एक्टिव कर लें और अपना जो है इस्लामी तरीके से खाना खाएँ। अगर आप लो कैलोरीज़ खाएँ, मुर्गन ग़िज़ाए का इस्तेमाल कम कर दें, अपना वज़न को कंट्रोल करें, रेगुलर पाबंदी से वॉक करें, तो आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। और अगर आपको डायबिटीज़ हो भी गई है तो फिर भी कोई घबराने की बात नहीं, फिर भी डायबिटीज़ जो है प्रिवेंशन पे है। अगर आपको डायबिटीज़ है और अगर आप डायबिटीज़ को मैक्सिमाइज कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ से रिलेटेड हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। जैसे आपने शुरू में बताया था कि 12% ऑफ द टॉप NHS बजट जो है डायबिटीज़ एंड इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन के ऊपर खर्च हो रहा है, जो बिलियन पाउंड के हिसाब से है। जनाब हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जनाब कौन बात कर रहा है? जी मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं डॉक्टर साहब से बात कर सकती हूँ? जी बात कर रही हैं आप, फरमाइए। जी अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? वालेकुम, ठीक ठाक, आप बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये पूछना था कि मैं हाइपरटेंशन की मरीज हूँ और मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो तकरीबन मैं 10 mg रेमिप्रिल खा रही हूँ और उसके बावजूद भी मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो अराउंड 148 over 103 110 ये रहता है। अच्छा। और मेरे बाजू में कभी कभी दर्द होता है, मेरे हाथ नम हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? ये क्या वजह है, मुझे आप बता सकते हैं? जी अब ये बताइए मुझे कि ब्लड प्रेशर आपको कितने अर्से से? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अच्छा, और इसके अलावा आपका जो ब्लड प्रेशर जब आपका डायग्नोज हुआ तो उसके बाद फिर आपके ब्लड टेस्ट हुए थे? जी टाइम टू टाइम मेरे ब्लड टेस्ट होते रहते हैं। ब्लड टेस्ट होते रहते हैं आपके। और रेमिप्रिल आप 10 मिलीग्राम की खा रही हैं रोजाना सुबह, है ना? जी रोज। इसके अलावा आपने लास्ट टाइम कब अपने डॉक्टर को कब दिखाया था? तकरीबन 6 माह हो चुके, वो 1 साल के बाद वो मुझे टेस्ट वगैरह के लिए बुलाते हैं। अच्छा, और ये जो आपका जो ब्लड प्रेशर है 148 और 103, ये आप घर पे चेक करती हैं या कब चेक करती हैं? जी मैंने मशीन रखी हुई है। अच्छा माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मशीन रखना जो है वो ज़रूरी है ब्लड प्रेशर की। तो मेरी बहन, पहली बात तो ये है कि रेमिप्रिल जो है, जो आपने 10 मिलीग्राम की आप ले रही हैं और जो आपका ब्लड प्रेशर इस वक्त है, इसका मतलब ये है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 10 मिलीग्राम रेमिप्रिल कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ठीक है। अच्छा, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, मगर हमारी हम जब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दवाएं देते हैं तो उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि 1 से 2-3 मुख्तलिफ तरीक़े से जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके। अगर एक दवा कंट्रोल नहीं कर रही है तो हमें ऐड करना पड़ता है कोई दूसरी दवाई। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब कभी हमें 3 दवाइयाँ ऐड करनी पड़ती हैं, मल्टीपल हमें तरीके से उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो आप इस वक्त सिर्फ एक दवाई ले रही हैं, रेमिप्रिल। तो मेरी जो सलाह होगी आपको वो ये होगी कि अपने डॉक्टर साहब से आप अपॉइंटमेंट लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप साल में सिर्फ एक मरतबा अपना ब्लड प्रेशर डॉक्टर के साथ चेक करा सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। आपने बहुत अच्छा करती हैं कि आप अपना ब्लड प्रेशर खुद चेक कर रही हैं, बहुत ही अच्छी बात है। बल्कि मेरे ख्याल में आपको अपनी एक ब्लड प्रेशर डायरी, हम उसको कहते हैं कि ब्लड प्रेशर डायरी अपनी बनाइए और उसके अंदर कोशिश ये करें कि सुबह जब आप दवाई खाती हैं तो दोपहर के वक्त या दोपहर के वक्त आप अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करिए और अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लीजिए और उनको वो डायरी ले जाके दिखाइए। मेरे ख्याल में अभी जो आपका ब्लड प्रेशर आप मुझे बता रही हैं उसके हिसाब से तो आप जितनी जल्दी हो सके अपना अपॉइंटमेंट बना के उनसे बात कीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल में आपको इसके अलावा एक और गोली भी शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक गोली का मतलब ये नहीं होता कि अब आप ये गोली खाते रहें तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल जो है वो नहीं कर पा रही है गोली, तो क्योंकि गोली जो है वो जैसे रेमिप्रिल है वो ख़ास तौर पे किडनी के ऊपर इफेक्ट करके ब्लड प्रेशर को बेहतर करती है। कि मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, मगर इसके अलावा और दूसरी भी जो मेडिकेशन होती हैं वो एक डिफरेंट तरीके से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं और कभी कभी वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो आपको, उम्मीद है कि 10 मिलीग्राम जो रेमिप्रिल है यूजुअली इसका हाई जो डोज होता है यही नॉर्मल डोज होता है, मगर ये है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर से कंट्रोल नहीं हो रहा तो वो आपको एक नई गोली शुरू करेंगे और उससे आपका इंशाअल्लाह ताला ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। जी, लेकिन ये भी सुना है कि हम एशियन लोग जैसे हमारी डाइट है तो हमारा 140 वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है।
डिपेंड करता है आपका। देखें, वजह उसकी है कि ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने बताया कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास आपका अगर जाती हैं, एंग्जाइटी के अंदर भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और अब बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी हैं। मोटापा एक फैक्टर है। अगर आप ज़्यादा, जैसे डॉक्टर साहब अभी फरमा रहे थे कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अगर आप एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है आपकी, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं एक्यूमुलेट होती हैं और वो ब्लड प्रेशर, अगर आपको मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर के अंदर भी खास तौर पे, डॉक्टर साहब अगर मुझे सही कीजिएगा अगर मैं रॉन्ग हूँ, कि वो भी फैमिली के अंदर रन करता है ब्लड प्रेशर, तो वो उसकी वजह भी हो सकती है। तो बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है वो, बहरहाल मैंने आपसे बहुत ही कलील से वक्त में तो मैं नहीं बता सकता, मगर ये है कि डॉक्टर आपके जो है वो आपको बता सकते हैं कि क्या वजूहात हैं जिसमें आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इतना ऊपर जा रहा है। ठीक है, उसमें ये है कि अपनी डाइट को भी जरा देखें ना जी, वो मैंने बताया, लो साल डाइट खाएं, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ाएं, तो उससे भी ब्लड प्रेशर पर काफी फायदा। और नमक जो है वो ऊपर से छिड़क के नहीं खाना है आपने, डॉक्टर साहब ने कहा है। ठीक है जी, अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जनाब। तो ये ब्लड प्रेशर के बारे में मेरी बहन जो है वो बात कर रही थी और आप हमें रिस्क के बारे में जो है वो बात कर रहे थे। जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, इसके अलावा फैमिलियल जो है वो डायबिटीज़ जो है वो भी, इससे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसमें आपके सिगरेट स्मोकिंग है, सेडेंटरी लाइफ है, आपकी ओबेसिटी है, ओवरवेट है और आपकी हाई कैलोरी डाइट। ये 4-5 जो है मेन फैक्टर्स हैं जो आपको प्रीडिस्पोज करते हैं डायबिटीज़। जनाब, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई। डॉक्टर साहब, आपने इसके ऊपर जो है वो काफ़ी तफसील से हमें जो है वो आगाह किया है। मैं चाहूँगा कि अगर सिम्टम्स डायबिटीज़ के बता दें हमारे नाजरीन को कि कौन कौन से ऐसी अलामात हैं जिसकी जो कि डायबिटीज़ की निशानदेही करती हैं। ये डॉक्टर साहब वेरिएबल है सब पेशेंट्स का। कुछ पेशेंट्स को तो जैसे अपने वीडियो भी दिखाई थी, तो कुछ पेशेंट को तो कोई भी अलामात नहीं होती और डायबिटीज़ उनको पिछले 3-4 साल से चल रही होती है बग़ैर किसी अलामात के, बग़ैर उसके कोई उनको कोई सिम्टम वगैरह नहीं होते। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के, जो अक्सर मरीज़ आते हैं तो वो क्या इस नोटिस से आते हैं कि जी डॉक्टर साहब हमारा वज़न बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। अचानक से आपका वज़न कम होना शुरू हो गया। अच्छा। फिर दूसरे आप नोटिस किया कि जी आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, आप पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं। जी। फिर तीसरे ये कि आपको पेशाब जो है पानी भी ज़्यादा पी रहे हैं, साथ साथ आपको यूरिनेशन ज़्यादा हो रही है, बहुत फ्रीक्वेंटली आप भाग भाग के टॉयलेट जा रहे हैं, जहाँ पानी पिया फ़ौरन आपको पेशाब ज़्यादा आ रहा है। तो ये चांद जो है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है आपको और फिर प्यास ज़्यादा लगती है, लेकिन साथ में वज़न भी साथ में कम हो रहा है। तो ये 4 मेजर सिम्टम्स हैं जिसमें प्यास का बहुत ज़्यादा लगना, पेशाब का बहुत ज़्यादा आना, या आपका वज़न का कम होना और या भूख ज़्यादा लगना। ये तो मेजर मोस्ट कॉमन काजेज़ हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात कुछ लोगों को ये होता है कि बार बार रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, आपको स्किन पे इन्फेक्शन होना शुरू हो दिया, ग्रोइन एरिया के अंदर, पैरों के अंदर, आपके जिसे एथलीट फीट कहते हैं, स्किन फंगल इन्फेक्शन जो है वो थ्रश वगैरह बहुत ज़्यादा ख़वातीन में बढ़ना शुरू हो गया, फ्रीक्वेंटली थ्रश हो रहा है, बार बार स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर बार बार आपको कोई और चेस्ट इन्फेक्शन या और दूसरे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। क्योंकि डायबिटीज़ अगर आपकी बहुत ज़्यादा अंदर चल रही है तो वो आपको चूँकि इम्यूनोसप्रेस करती है, आपका क़ुव्वत मुदाफ़त को भी इफेक्ट करती है, उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन का आप बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाए। तो ये वो है मेन कार्डिनल साइन सिम्टम जिसके आपको टाइप 2 डायबिटीज़ की अलामात या टाइप 1 की हो सकती है। बहुत शुक्रिया जनाब। तो ये बहुत ही अहम सवाल था और ये सवाल जो है वो बहुत, इसका जवाब आपने उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से सुन लिया, गौर से सुन लिया। कोई भी हमारे नाजरीन या कोई भी एजेड कम्युनिटी के अंदर आप जो है माशाल्लाह, अब जो डायबिटीज़ के ऊपर हमने बातचीत की है तो अवेयरनेस आपकी बेहतर हो गई होगी। तो पहली बात जैसे बताया डॉक्टर साहब ने कि प्यास का बहुत लगना, दूसरी बात ये कि पेशाब का ज़्यादा आना, तीसरी बात ये कि अगर थ्रश हो जाए, ठीक कह रहा हूँ सर मैं? जी जी। और उसके अलावा वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, क्या आप जो है वो खा भी सही रहे हैं, नॉर्मली खा पी रहे हैं, मगर फिर भी वज़न आपका कम हो रहा है। इन्फेक्शन अगर जो है वो ज़्यादा हो रही हैं, पेशाब की इन्फेक्शन खास तौर पे अगर ज़्यादा हो रही हैं, ब्लरिंग हो रही है विजन के अंदर। जी जी बिल्कुल, अगर ब्लरिंग ऑफ विजन की वजह जो है वो ये है कि क्योंकि आपके जिस्म के अंदर शुगर की गर्दिश ज़्यादा हो रही है, तो वो शुगर जो है जो गर्दिश कर रही है वो आपके पैर के अंगूठे से लेके सर तक जो जाती है, और उसमें जारी बात है आँख भी शामिल है। तो अगर आँखों के अंदर अगर आपको ब्लरिंग हो रही है विजन के अंदर, तो वो भी डायबिटीज़ का जो है वो अलामत हो सकती है। इसके अलावा अगर आप टायर्डनेस फील कर रहे हैं, वीकनेस फील कर रहे हैं, एनर्जी नहीं हो रहे हैं, एनर्जी आपके अंदर नहीं है, तो ये समझने कि ये एक मरतबा अपने डॉक्टर साहब को ज़रूर जाके दिखाना, ताकि ब्लड टेस्ट कर लें। ब्लड टेस्ट जो है वो बहुत ही आसान सी चीज़ है, मगर आपको बहुत सारी बीमारियों से दूर रख सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और बात, जैसे अभी आपने रिस्क की बात कर रहे थे, मोटापे के बारे में बात कर रहे थे, कि वो मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई ज़्यादा रिस्क पर है तो मैं चाहूँगा कि वो अपनी कमर की मेजरमेंट करे।
क्योंकि अगर आप अपनी कमर नापें तो ख़वातीन के अंदर 31.5 इंचेस 31.5 इंचेस से ज़्यादा अगर आपकी कमर की मेजरमेंट है तो आप हाई रिस्क पे हैं डायबिटीज़ के। और अगर 37 से ज़्यादा अगर इंचेस जो है वो मर्द हजरात में है तो वो इसका ये मतलब नहीं है जनाब कि आप मुझसे कहें जी या डॉक्टर साहब ने कहा था 37 से ज़्यादा, ऐसी बात नहीं। मैं आपको रिस्क की बात बता रहा हूँ कि अगर आपकी 37 इंच से ज़्यादा अगर आपका वेस्ट साइज़ है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस अगर आपका है, तो आपके रिस्क फैक्टर जो है वो डायबिटीज़ का बढ़ सकता है। मगर ऐसी बात नहीं है कि 37 से कम है तो मैं कह नहीं जी अब डायबिटीज़ नहीं हो सकती। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब से बात हो सकती है? जी हो सकती है, कौन सा बात कर रहे हैं? मुश्ताक अली जी मुश्ताक भाई फरमाइए। मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि डायबिटीज टाइप 2 रिवर्स हो सकती है, क्योंकि मुझे डायबिटीज है या थी 20-22 साल से। अच्छा। लेकिन आखिरी 2 साल में मैंने रिसर्च की है खुद। अच्छा। और एक्सरसाइज करता हूँ मैं रेगुलरली। वाह। और मैं मैक्सिमम मेटफॉर्मिन और ग्लिक्लोजाइड पर था। अच्छा। उसके बाद मैंने डाइट भी जबरदस्त की, लेकिन बैलेंस, मेरा वेट भी बहुत ही बैलेंस है। तो अब मैं ब्रीफ करूं क्वेश्चन, तो अब जो है मैंने मेरी मेडिकेशन तकरीबन मैंने खत्म कर दी है। सिर्फ मेटफॉर्मिन मैं कभी कभी लेता हूँ जब जरूरत होती है। अच्छा। और मेरा शुगर लेवल भी मोर और लेस अंडर कंट्रोल है। रिसेंट HbA1c आया था 41। अच्छा, ये आप दवाइयाँ मुश्ताक भाई जब आप दवाइयाँ खा रहे हैं या अभी आपने दवाइयाँ रोक दी हैं? मैंने रोक दी दवाइयाँ, मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ डाइट से। कब आपने दवाई कब रोकी आपने? दवाई मुझे रोके हुए तकरीबन 2 महीने हो गए। और ये जो ब्लड टेस्ट आपने कराया था वो कब कराया था? ब्लड टेस्ट मैंने करवाया था 1 महीने पहले, जनवरी के फर्स्ट वीक में। अच्छा, जनवरी के फर्स्ट वीक में। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सवाल है जनाब। मुश्ताक भाई ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा है कि क्या डायबिटीज़ जो है वो रिवर्स हो सकता है। मुश्ताक भाई आप टेलीविज़न देखते रहिएगा, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हाँ, मुश्ताक साहब ने बहुत ही डॉक्टर साहब अच्छा पॉइंट उठाया है कि हाँ डायबिटीज़ रिवर्ट हो सकती है, लेकिन उसी सूरत में रिवर्ट हो सकती है कि आप रेडिकल लाइफ स्टाइल चेंजेस करें। जैसे कि मुश्ताक कह रहे थे कि मैंने खाने में बहुत सख्त तब्दीली कर दी है, मैं रेगुलर एक्सरसाइज वॉक भी बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। मेरे भी 10 पेशेंट हैं। मेरी एक नर्स थी, उनकी डायबिटीज़ डायग्नोज हुई थी, लेकिन उसने कहा कि नहीं जी डॉक्टर साहब मैं दवा पे नहीं जाऊंगी और न्यूली डायग्नोज डायबिटीज़ है मेरी और मैं अपने लाइफ स्टाइल से इसको चेंज करूंगी। तो उसने तकरीबन 3 से 4 स्टोन वज़न कम किया और डाइट के अंदर कम्प्लीटली जो है मेडिटेरियन डाइट पे चली गई, लो कैलोरी डाइट, शुगरी डाइट बिल्कुल बंद कर दी। 3-4 महीने बाद दोबारा वापस आए, हमने जब ब्लड टेस्ट किया तो वो डायबिटीज़ की रिवर्ट हो चुकी थी। अब हम मॉनिटर करते हैं उसको साल के साल, लेकिन ये नहीं है कि अगर डायबिटीज़ आपकी रिवर्ट हो गई है तो इसका ये मकसद नहीं है कि डायबिटीज़ दोबारा आपको नहीं आएगी। क्योंकि आपने रेडिकल लाइफ स्टाइल चेंजेस की हैं तो उसकी वजह से आपका जो है वो चूँकि लो कैलोरी डाइट, लो शुगरी डाइट आपने किया है तो HbA1c लेवल आपका नीचे चला गया। जैसे बता रहे थे कि इनका 41 है, 41 जो है वो कहना मैं प्री डायबिटिक से भी नीचे है। ये ठीक है, इनकी मुश्ताक साहब की बात कि इनकी डायबिटीज़ रिवर्ट हो चुकी है। जो प्री डायबिटिक की रीडिंग है वो है 45 से 47 तक। जी। और जो 48 या 48 से ऊपर है HbA1c वो डायबिटिक है। तो ये बिल्कुल, लेकिन रेडिकल चेंजेस अगर ये मुश्ताक साहब ये चाहें दोबारा फिर लाइफ स्टाइल अगर इन्होंने बदल दिया, फिर सेडेंटरी लाइफ पे आ गए, फिर मुर्गन ग़िज़ाएं खाना शुरू कर दी हाई कैलोरी डाइट की, तो डायबिटीज़ किसी वक्त भी वापस आ सकती। तो आपने जो है मुश्ताक भाई ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखना है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। मेरे ख्याल में एक और चीज़ जैसे अगर मैं ऐड करूं डॉक्टर साहब की बात में कि आप जो है मेक श्योर कीजिएगा कि अपना ब्लड टेस्ट जो है वो रेगुलर कराते रहिए, क्योंकि कभी ऐसा होता है जैसे आपने 1 महीने पहले कराया है तो आप अपना ब्लड टेस्ट रेगुलर वक्फे से कराते रहें ताकि इस पे नज़र भी रखिए साथ में। और जो आप कर रहे हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। और ये दूसरे नाजरीन के लिए जो है वो बड़ी अच्छी आपने सलाह दी है कि अगर आप वज़न, जैसे भी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि अगर वज़न आप अपना कंट्रोल करते हैं, खाने पीने में एहतियात करते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि डायबिटीज़ को आप शिकस्त दे सकते हैं और आप डायबिटीज़ को रिवर्ट कर सकते हैं। मगर डायबिटीज़ जैसे कि आपको इसका मतलब है रिस्क तो है ना, तो रिस्क अगर आपको है तो इसका मतलब ये है कि आपको
डायबिटीज़ दोबारा आ सकती है। तो डायबिटीज़ इस वक्त जो है वो हिडन है, मगर ये कि आपको अफेक्ट दोबारा कर सकती है। इस वजह से उसके ऊपर नज़र बहुत ही करीब से रखनी है कि अपना ब्लड टेस्ट जो है वो कराना है। मगर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना चेक करते रहते हैं कि वो अपना BM जिसे हम कहते हैं, मगर वो ब्लड टेस्ट उस वक्त का आपको जो है वो उस सेकंड का आपको ब्लड ग्लूकोज बताती है कि असल जो ब्लड टेस्ट होता है वो होता है HbA1c, जिसके बारे में बात करेंगे अभी डॉक्टर साहब से। मगर वो कि सिर्फ आपके अपने डॉक्टर के साथ हो सकता है। तो आपने ये बहुत अच्छा आपने सवाल भी किया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुश्ताक भाई। अल्लाह करे आप इसी तरीके से जो है वो अपनी डायबिटीज़ को जो है वो कंट्रोल में रखें। डॉक्टर साहब, मैं इससे पहले कि आपसे पूछूं कि टेस्ट क्या अवेलेबल हैं, अगर हम मुझे बताएं कि डायबिटीज़ से रिलेटेड और कौन सी कंडीशन, डायबिटीज़ कौन कौन सी और बीमारियां कॉज कर देती है। इससे पहले मैं काशिफ भाई से कहूँगा, काशिफ भाई एक क्लिप है हमारा डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के बारे में, तो वो अगर वो हमारे नाज़रीन को अगर आप दिखा दीजिए। When you have diabetes, you're more at risk of having high blood pressure. This is when your heart has to work harder to push blood around your body. By understanding what can cause this high pressure, you can reduce your risk of it being a problem. So let's take a look at how high blood sugars and high blood pressure can cause problems in people with diabetes. Here's a blood vessel. You have blood vessels all over your body. They carry blood to your vital organs like your heart, kidneys, and brain. And your blood is made up of individual red blood cells. When there is too much glucose, also called sugar, in the blood, your blood cells start to get sticky and stick to the inside wall of your blood vessels. As more blood cells build up on the inside wall, they start to form clumps, and this makes it harder for the blood to flow through. The narrower the space, the more the pressure builds up, and this means the heart needs to work harder to push the blood around. This causes the blood cells to start bumping into the blood vessel walls, which damages it. This means your blood can't flow to the places it's needed, like your heart. And this can lead to problems like heart disease. Keeping your blood sugar at your target level will help to bring down your blood pressure if it's too high, and so reduce your risk of complications like heart problems. Get all the facts about diabetes and blood pressure at www.diabetes.org.uk/blood pressure. जनाब, तो आपने ये देखा एक और डायबिटीज़ यूके का जो है कर्टिसी है जनाब। ये हम इनके जो क्लिप्स हम यूज़ कर रहे हैं ये इनका अवेयरनेस प्रोग्राम है डायबिटीज़ का, जो कि यूके के अंदर जो कि हमारे जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए ख़ास तौर पे उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम के अंदर अपनी हेल्प कर रहे हैं। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब आपसे सवाल, जैसे मैंने अभी इससे पहले भी अर्ज़ किया कि डायबिटीज़ और कौन कौन सी बीमारियों को जो है उसका पेशखेमा है और वो कॉज कर सकती है, तो अगर उसके ऊपर थोड़ी सी अगर आप बातचीत करें। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ जो है ना मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है जी। इसके अंदर जो चूँकि डायबिटीज़ ऐसी कंडीशन है, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि डायबिटीज़ आपके जिस्म को इस तरह से खाती है जैसे दीमक आपके लोहे को खाती है। लोहा बाजार आकर देखें मेटल कितना स्ट्रांग होता है, जब लोहा को दीमक लगती तो आप हाथ से उसको मिट्टी की तरह जो है वो तोड़ सकते हैं, लोहे को, मेटल को। वरना अगर लोहे को आपको पिघलना हो तो लोहा जो है आपको उसके अंदर आग में डाल के पिघलाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से पिघलता है। तो इसी तरह से डायबिटीज़ अगर आपके कंट्रोल में ना हो तो ये जिस्म के हर आर्गन को खाती है। जो मेजर आर्गन्स हैं जो आपके इफेक्ट होते हैं उसमें कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है। इसमें मैक्रोवैस्कुलर सर्कुलेशन और मैक्रोवैस्कुलर जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं और जो बड़ी ब्लड वेसल्स हैं उनको सबको इफेक्ट करती है। जब मैक्रोवैस्कुलर पे आप आएंगे तो आपकी जो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है उनको इफेक्ट करेगी, और अगर आप जो मैक्रो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर आपके ब्रेन के स्ट्रोक भी आपको हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है। तो जैसे आपने अभी जो ये दिखाई थी वीडियो, उसके अंदर क्या हो रहा है कि एथेरोमा ब्लड वेसल के अंदर आपका बनना शुरू हो जा रहा है, जो डायबिटीज़ की वजह से आपका कोलेस्ट्रोल डायबिटीज़ में जो है लिपिड्स के लेवल को हाई करती है। होता क्या है, डायबिटीज़ के अंदर आपका जिस्म ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर रहा, जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो सिग्नल ब्रेन को जाता है और जिस्म से कहता है कि जी लाओ एनर्जी और पैदा करो, जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत है। तो उसका नतीजा क्या होता है, आपके अंदर खून, जिस्म के अंदर जो चर्बी है, जो ऑर्गन के अंदर चर्बी है, खून की नालियों में चर्बी है, जहाँ जहाँ भी लिवर के अंदर ग्लाइकोजन जमा है, चर्बी है, वो फिर आपकी मेटाबोलाइज होना शुरू हो जाती है।
जब चर्बी आपका पिघलना शुरू होती है जिस्म के, तो उसका नतीजा क्या होता है कि आपके खून की नालियों के अंदर लिपिड्स का, कोलेस्ट्रॉल का, लिपिड्स की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसका, चर्बी का लेवल खून के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। उसका नतीजा क्या होता है, आपको जो खून की जो नाली हैं उसमें एथेरोमा या जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं वो प्रोसेस शुरू होता है, जो फिर आपको प्रोन करता है हार्ट अटैक से। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में आपको स्ट्रोक हो सकता है, फालिज हो सकती है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। अगर ये आपकी खून की नालियों को गुर्दे के अंदर इफेक्ट करेगी तो आपका गुर्दा रीनल फेल्योर, डायबिटीज़ बिगेस्ट जो रिस्क फैक्टर है आपको रीनल फेल्योर का, किडनी ट्रांसप्लांट जिन लोगों का एंड पे जाके होता है वो डायबिटीज़ की वजह से होता है। अगर पूर्ली कंट्रोल डायबिटीज़ है बहुत सालों तक तो आपका रीनल फेल्योर हो जाता है। इसके अलावा फिर ये बारीक छोटी माइक्रोवेस्कुलर, जिसमें पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ किसे कहते हैं, छोटी छोटी बारीक नालियों के, जैसे हाथ के अंदर आपकी है तो आपका रेनार्ड्स फिनोमेना ये भी शुरू हो सकते हैं। जब आपकी ये नर्व्स को जो अफेक्ट करेगी, जो नर्व के अंदर जो आपके असाबी निज़ाम है उसके अंदर बहुत ही टानी छोटी सी ब्लड वेसल्स होती हैं, जब उनका खून सप्लाई ख़त्म होता है, आपको नर्व को एनर्जी नहीं मिलती तो आपके अंदर सेंसेशन, पिंस, नीडल्स, ये जिसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। इसके अलावा फिर एक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी भी होती है जिसमें आपका लोगों को अक्सर चक्कर होते हैं, डिजीनेस होती है, तो वो आपका जो है जब वो आपके ऑटोनॉमिक सिस्टम, जैसे कि ब्लड प्रेशर, आप खड़े होते हैं तो नेचुरली आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है जिसम। जब ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होती है पूर्ली कंट्रोल लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ से, तो आपको पोस्चुरल हाइपोटेंशन भी हो सकता है। उसके अलावा आपका गैस्ट्रिक पैरेसिस एक कंडीशन कहलाती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ये तो डायरिया आना शुरू हो जाता है, आपका खाना हजम नहीं होता। जो आपकी जो गैस्ट्रिक की जो नर्व्स हैं, वेगल नर्व्स हैं, जब इनके इफेक्ट आता है तो आपको ये तो मुसलसल जो है डायरिया, वोमिटिंग, सिकनेस फीलिंग होती है, या आपका खाना रिफ्लक्स के सिम्टम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके से डिफरेंट ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है। फिर उसके अलावा आँखों पर अगर आ जाएँ तो आंखों के अंदर अगर आप डायबिटीज़ इफेक्ट करेगी तो आपकी जो खास तौर से जो कैटरेक्ट भी होता है जिसको सफ़ेद मोतिया कहते हैं। उसके अलावा आपका जो है रेटिनल, जो पीछे का जो हिस्सा है जिसको रेटिना कहते हैं आंखों के अंदर, ये रेटिनोपैथी करती है। आप ये डायबिटीज़ अगर इसकी वजह से आपकी रेटिनल डैमेज होगी, ब्लड वेसल भी डैमेज होगी, या फिर रेटिना वो है जो आँख का पीछे का पर्दा है जिसकी छोटी छोटी सी बहुत ज़्यादा नर्व सेंडिंग होती है जो हम देखते हैं, उसकी थ्रू ही जो तस्वीर जाके आँख में लेंस के थ्रू पीछे जाके इमेज बनता है, उसको फिर ब्रेन जो है वो रीड करता है और आपको ये नज़र आता है। अगर खुदा न खास्ता आपको रेटिनोपैथी हो जाए तो फिर इसका जो है इलाज है मुमकिन अर्ली डायग्नोसिस अगर हो जाए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपको सीवियर रेटिनोपैथी हो गई तो फिर कम्प्लीटली ऐसा ब्लाइंडनेस होता है जो फिर उसका कोई काज नहीं। तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लाइंडनेस जो है ये भी पूर्ली कंट्रोल डायबिटीज़ है। तो ये हैं ख़ास तौर से सीधा चीज़ें। तो इसके अलावा और चीज़ों को भी इफेक्ट कर सकती है, मैदे में या और चीज़ों को, लेकिन ये मेजर वो हैं जो ख़ास तौर से आपका जो है रीनल फेल्योर हो गया, आपका हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, फालिज हो गया और रेटिनोपैथी, ये ख़ास वो हैं जिनमें डायबिटीज़ इनको ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है। माशाल्लाह जनाब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बात की कि डायबिटीज़ जो है वो एक दीमक है और दीमक की तरह वो इंसान के जिस्म को खामोशी से चाटती रहती है। तो हमें जो है वो अंदाज़ा नहीं होता, स्पेशली जो यंग पीपल हैं उनको इतना अंदाज़ा नहीं होता कि जी वो डायबिटीज़ जो है वो क्या अंदर गुल खिला रही है। तो आपसे गुजारिश ये है कि डायबिटीज़ पे आप अगर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसका जो मेन इफ़ेक्ट जो होता है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि आँखों पर, गुर्दों पर, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स के ऊपर और आपकी नर्व्स के ऊपर, ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। और कहा जाता है कि अगर गुर्दे इफेक्ट हैं तो आइज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज इफेक्ट होती है। ठीक है सर, ऐसी बात है। और दूसरी बात ये कि ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जो है डायबिटीज़ है वो रिड्यूस कर देती है अप टू 10 ईयर्स, या 10 साल आपकी ज़िंदगी के जो है वो डायबिटीज़ कम कर सकती है। 15% ऑफ डेथ्स इन द UK दे आर एट्रीब्यूटेड टू डायबिटीज़, कि उसमें कहीं ना कहीं डायबिटीज़ का जो है वो हाथ होता है। 52% जो है वो डायबिटीज़ के जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, जैसा कि आपने कहा 52% जो है उसके अंदर डायबिटीज़ का भी उसमें अमल दखल होता है, जो कि हार्ट के पेशेंट्स होते हैं। किडनी, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि एंड स्टेज रीनल फेलियर में बहुत ज़्यादा सबसे कॉमन कॉज जो है एंड स्टेज रीनल डिजीज़ का वो है डायबिटीज़। और उसके बाद आँखों के अंदर ब्लाइंडनेस, और UK के अंदर तकरीबन हमारे पास 4200 की जो है वो एक नंबर है कि वो जो है वो डायबिटीज़ की वजह से लोग ब्लाइंड हो जाते हैं। और बहुत सारी ये डायबिटीज़, अब आप ये देख लीजिए कि डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट अगर इतना ज़्यादा है
तो आँखों के ऊपर इतना ज़्यादा है कि वो ब्लाइंड, और ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। और डॉक्टर साहब एम्पुटेशन का भी जो मोस्ट कॉमन काज यूके में है वो भी डायबिटीज़ है। लोगों के हाथ पैर कटना शुरू हो जाते हैं, अल्सरेशन होती है। अगर आपको अल्सर हो जाए हाथों में पैरों में तो इतने सीवियर अल्सर होते हैं कि डायबिटिक पेशेंट के वो अल्सर जो है वो हील नहीं होते, और वो इतना इन्फेक्शन सीरियस पहुँचते हैं कि नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है। और फिर कुछ पेशेंट को आपने देखा होगा कि उनके फिर हाथ पैर या लेग या बिलो लेग एम्पुटेशन तक की नौबत आती है। तो मोस्ट कॉमन काज है यूके के अंदर एम्पुटेशन का, वो भी पोरली कंट्रोल डायबिटीज़। तो एम्पुटेशन भी जनाब यानी यहाँ तक पहुँच जाती है बात की, क्योंकि वजह है कि शुगर इतनी ज़्यादा है, और शुगर इतनी ज़्यादा है तो इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने लगती हैं, ख़ास तौर पे फुट अल्सर। अगर आप जो हैं वो फुट अल्सर अगर आपको है तो आपने उसकी बहुत ही देख रेख करनी है, उसकी निगहदाश्त ज़्यादा बहुत अच्छी तरह करनी है, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकती है, और उसकी वजह से जो है ये आपको जो है नॉन हीलिंग की वजह से एम्पुटेशन भी हो सकती है, क्योंकि पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ भी है, साथ में नर्व क्योंकि इन्वॉल्व हो जाती है, इस वजह से आपको महसूस नहीं होता। पाँव जो है वो बहुत सारे लोग कहते हैं जी मुझे जो है पाँव में टिंगलिंग हो रही है, नमनेस हो रही है, यहाँ तक नौबत होती है कि कुछ लोगों को अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो तो अगर उनका पैर जो है हीटर पे भी लगते हैं तो उनका हीट बिल्कुल महसूस नहीं होती, अगर सीवियर उनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो। और ख़ास तौर से इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि आप कभी भी नंगे पाँव ना फिरें, क्योंकि अगर आपकी जो नर्व एंडिंग जो है पैरों के अंदर वो डैमेज है डायबिटीज़ की वजह से, तो आप नंगे पैर फिरेंगे तो आपके शीशा लग गया, कंच लग गया पैर में, को कील घुस गई, तो वो आपको महसूस नहीं होगी इस वक्त। और अगर महसूस हुई भी तो उससे जो ज़ख़म पैदा होगा, क्योंकि आपकी खून की नालियाँ भी छोटी डैमेज हैं, आपकी नर्व भी डैमेज है, तो आपका ज़ख़म जो है वो हील नहीं होगा, चाहे कितनी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक आपको दें, चूँकि खून की नालियों ही की तरह से एंटीबायोटिक में जाके ज़ख़म को जो है खुश्क करना है वो नहीं हो पाएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मैं प्रोग्राम अक्सर देखता हूँ मगर ये कोई नहीं बताता कि ये होती किस तरह है। थोड़ा सा जो मैंने सर्च की उसमें ये पता चला कि जिस्म के अंदर जब खून गाढ़ा हो जाता है तो एक पेंक्रियास होता है लुबलुबा, जो वो खून में नहीं घूम सकता और जोर लगाने के बाद वो टूट जाता है तो शुगर हो जाती है। तो आप ये भी बताएं ना कि खून गाढ़ा ना हो, रात को खाना खा के जल्दी ना सोएं, एक्सरसाइज करें, आपको पसीना आए, खून पतला रहे तो फिर शुगर नहीं होती। ये मेरी तरफ से आप भी इस बात को करें। बहुत शुक्रिया भाई। मेरे अभी हमने ये प्रोग्राम के शुरू में ये सारी बातें जो हैं वो हमने बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से समझाई हैं कि पेनक्रियास का क्या काम है। डॉक्टर साहब ने जो है बताया कि पेनक्रियास किस तरह काम करता है, खून में शुगर की गर्दिश के बारे में बात की। मेरे ख्याल में आपने प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा लेट आपने देखना शुरू किया है, आपने मिस कर दिया हमारा शुरू का हिस्सा, मगर इंशाल्लाह ये रिपीट जब प्रोग्राम होगा तो आप ज़रूर देखिएगा कि डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से इस चीज़ पर बात की कि डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं और किस वजह से डायबिटीज़ हो सकती है। तो आप इंशाल्लाह जब आप दोबारा ये प्रोग्राम रिपीट होगा तो आप देखिएगा इसके अंदर कि इसके ऊपर काफ़ी तफसीली इसके ऊपर बातचीत की गई है कि पेनक्रियास का क्या फंक्शन है, डायबिटीज़ किस तरह हो जाती है कि, और किस तरह खून के बारे में हमने सब चीज़ें बातें की हैं। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे बड़ी इंपॉर्टेंट कि एम्पुटेशन जो है यानी कि हाथ पाँव का कटना जो है वो भी एक बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की। तो जैसा ये कहा कि क्योंकि नर्व्स की डैमेज होने से उसके प्रॉब्लम हो जाती है। हम एक और भी डॉक्टर साहब बात करते हैं ख़ास तौर पे अपने मरीजों से कि मेक श्योर करें कि अपने जूते जो है वो झाड़ के पहने। जी जी, यानी इसको अच्छी तरीके से झाड़ लें, साफ़ कर लें ताकि कोई उसमें कंकर या मिट्टी ना हो। जी, क्योंकि वजह ये है कि वो कंकर जो है वो आपको या उसकी कोई भी छोटी सी जो आपकी जो स्टोन है वो अगर आपको महसूस नहीं होगा तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है, वो फुट अल्सर कर सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इवन आपने जूते भी पहने हुए वो भी इसमें छोटी सी कील जो निकल आई और कील घुस गई, उसके अंदर आपको एहसास नहीं होगा। तो आप कोशिश ये हमेशा चेक करके अपने जो है वो। और डॉक्टर साहब आपकी परमिशन से मैं आवाम को, पब्लिक को ये भी मैसेज दूंगा कि आपकी जो है ना सालाना डायबिटीज़ का चेकअप आप करवाएं। जब हम डायबिटीज़ का चेक करते हैं तो उसमें जी मैं उसमें प्रिवेंशन जब पॉइंट ऑफ केयर टॉपिक में ये इसके ऊपर जो है वो हम बात करते हैं। मैं आपसे एक और बात जो टेस्ट के बारे में मैं चाह रहा था कि वो हम पहले इसके बारे में बात कर लें कि डायबिटीज़ के कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं इस वक्त और किस तरीके से डायबिटीज़ जो है वो डायग्नोज हो सकती है। डॉक्टर साहब डायबिटीज़ को डायग्नोज करने का तो बड़ा आसान तरीका है। अच्छा, पहले तो ये हुआ करता था कि जी आप फास्टिंग शुगर करवाएं या फिर ग्लूकोज इंटॉलरेंस टेस्ट करवाएं। अब तो WHO ने स्टैंडर्ड एक सिंपल टेस्ट कर दिया है कि जी जिसको HbA1c कहते हैं। तो वो स्पेशल ब्लड टेस्ट होता क्या, अगर आपको शुगर के अंदर 3 महीने से कोई शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है तो ये शुगर जो है जाकर के आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं
उनके साथ जाके ग्लाइसेटेड हेमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाते हैं, उसका लेवल हाई होना शुरू हो जाता है, उसकी हम परसेंटेज को हम नापते हैं। लेकिन अगर आप वो नहीं करवाना चाहते हो, अगर आप घर पे मॉनिटर भी कर लें, फास्टिंग शुगर जो है आपकी 7 से ज़्यादा। कॉल ले लें सर। जी जी ज़रूर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन सा बात करें? मैंने वो डायबिटीज का सवाल है जी, फरमाइए। मैंने रिसेंटली ब्लड टेस्ट करवाया, मेरी उम्र 82 साल है जी। तो एक फिगर तो है 42, दूसरी 6 है। अच्छा, कहाँ आपने ब्लड टेस्ट कहाँ कराया आपने ब्लड टेस्ट? बर्मिंघम में। बर्मिंघम में। अच्छा, एक आपकी जो रिजल्ट आया वो है 42। एक 42 है जी और एक है 6। वो 6 आपने कौन मशीन से चेक किया आपने? नहीं, वो HbA1c। अच्छा, HbA1c जो है वो 42 है और दूसरा नंबर 6 है। 6 है। अच्छा, दोनों HbA1c है। जी जी। अच्छा, अभी बस पे बात करते हैं जी जनाब। जी जी, आप फरमाइए, सवाल बताइए। बस यही कि फैमिली हिस्ट्री है ना, तो शुड आई वरी या केयरफुल हूँ, बस यही काफ़ी है। जी हाँ, मैं बात करता हूँ डॉक्टर साहब। अभी वही हम HbA1c की जो बात आप कह रहे हैं ना 42, इसके बारे में ही मैं अभी बात कर रहा था कि डॉक्टर साहब से कि टेस्ट कौन से हैं और HbA1c के बारे में कि उसकी जो आपके नंबर है 42 वो उसका क्या मतलब है। हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, जो हमारे यूके के अंदर जो है ना वो हम मिली मोल में करते हैं। पहले हम भी ग्राम डेसीलीटर ग्राम हाँ, में पहले तो ये हमारे भाई एक्सप्लेन कर दें कि ये जो 2 42 और 6 नंबर है इसमें डिफरेंस क्या है। अब मुझे 100% नहीं पता, अगर ये बता रहे हैं क्योंकि जो हम यूके के अंदर जो रीडिंग्स है वो मिली मोल में आती है HbA1c परसेंट जो 42 जो है मिली मोल परसेंटेज HbA1c की जो परसेंटेज है। लेकिन जब हम मिली मोल में नहीं करते थे तो उसको हम पर उसमें नंबर में करते थे, वो 6.5 या 6 है जैसे बता रहे हैं। अगर ये उसकी बात कर रहे हैं तो वो 6 मिलीग्राम पर डिसिलीटर इस तरह से है। अमेरिका में अभी भी वही जो है वो मेजर किया जाता है। हम यूके के अंदर, चूंकि मुझे एग्जैक्टली उसका नहीं पता कि DCL पर ग्राम है या पर लीटर है, किस तरह से है उसका। तो ये 2 तरह की रीडिंग होती है HbA1c की। जो अमेरिकन हैं वो ग्राम में करते हैं और हम जो है वो मिली मोल में करते हैं। तो अगर ये इन्होंने शायद कन्वर्ट किया है मिली मोल को 42 को, तो वो तकरीबन 6 के करीब आएगा। और अगर उसको 6 ग्राम को जो है वो कन्वर्ट करेंगे मिली मोल से तो वो फिर 42 में आएगा। अच्छा, ये HbA1c के बारे में भी अगर आप बता दीजिए हमारे नाज़रीन को कि कौन से नंबर का क्या मतलब है। जैसे 42 है तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, 42 का मतलब है तकरीबन 6। नहीं, वो तो सही है। अच्छा, डायबिटीज के हवाले से क्या मतलब जो लेवल मिलीमोल के हिसाब से, यानी 42 इनको प्री डायबिटिक स्टेट में है, डायबिटिक है, ये मैं आपसे पूछना जो प्री डायबिटिक है डॉक्टर साहब, ये प्री डायबिटिक से भी पिछले स्टेज में, अभी इनको प्री डायबिटिक में नहीं। जो प्री डायबिटिक का स्टेज है वो है 45 से और 47 तक। तो ये बॉर्डर लाइन है लेकिन प्री डायबिटीज के बिल्कुल नज़दीक में है। अगर इनका लेवल 2 मिलीमोल और बढ़ गया 43 से 44 पे आ गया तो एनी बडी हु इज अराउंड 44 टू 47 दे आर प्री डायबिटिक। वो तो ये समझ लें कि वो जो है बम उनका ब्लास्ट होने वाला है, किसी टाइम भी उनको डायबिटीज़ हो सकती है। जो 42 है ये भी थोड़ा रिस्क है लेकिन प्री डायबिटीज से थोड़ा सा अर्ली स्टेज है। अगर ये अपना मुसलसल अपना लाइफ स्टाइल चेंज रखें, डाइट में ठीक रहें, तो अभी इनको डायबिटीज़ डायग्नोज नहीं हुई है और ये प्री डायबिटीज़ में नहीं है। प्री डायबिटीज़ से थोड़े से बॉर्डर पे ये बैठे हुए हैं तो ये डायबिटीज़ से आराम से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जनाब, उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि 42 का मतलब ये है कि बहरहाल रिस्क जो है वो डायबिटीज़ का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल हमारी वो पॉपुलेशन जिसको डायबिटीज़ नहीं है, उसमें कंपैरेटिवली आपका रिस्क जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। और आपसे गुजारिश ये है कि बहरहाल आपने जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सारी हम जो बातें भी कर रहे हैं कि एक तो अगर आप वेट अगर आपका ज़्यादा है तो वो आप कंट्रोल कीजिए, खाने पीने में एहतियात कीजिए, शुगरी स्टफ़ जो है वो आप जो है वो कम से कम इस्तेमाल कीजिए, एडिड सॉल्ट डाइट नहीं होनी चाहिए और एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मल जो डॉक्टर साहब HbA1c का लेवल होता है वो 36 से लेके और 41 तक ये नॉर्मल HbA1c लेवल होता है। जो 41 से जो ऊपर के लोग हैं वो फिर आस्ता आस्ता डायबिटीज़ की तरफ आ रहे हैं और जो प्री डायबिटिक हैं वो आपके 44 से 47 तक। बेहतरीन। तो अच्छा, अब बात यह है कि मैं अब इससे पहले कि हम ज़रा बात करें, मैं ट्रीटमेंट के ऊपर थोड़ा चाह रहा हूँ कि हमने तकरीबन सारा कवर कर लिया है यहाँ तक के मैं चाहूँगा कि इलाज के बारे में अगर आप थोड़ा सा जो है उनको थोड़ा सा बता दीजिए हमारे नाज़रीन को, इलाज क्या क्या अवेलेबल है और उसके बाद फिर जो है वो इसका इंसुलिन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है जनाब? डॉक्टर साहब ना गल कर सो प्लीज। जी, बात कर रहे हैं जनाब, फरमाइए।
ब्रेडफोर्ड तो बात करें। क्या नाम है बने भाई, क्या नाम है आपका? शाह मेरा नाम है। डॉक्टर साहब से बात करनी है प्लीज। वो यार वेला सिरे दर्द रहना आता है जी, हर वक्त सिरे दर्द रहना आता है। तो डॉक्टर साहब अपने दसिया तो उन्होंने ना मैग्रेन गोटियां की ने नहीं रात दुआ स्किन को ड्राई देनी है, सारा सिर भी ड्राई, मुंह सारा सुर्ख, कोई बस स्पेशल डॉक्टर क्या करना क्रीम देना दा लाना दा ठीक नहीं है मुड़ी के फिर हो जाना जी। अच्छा ये दसो तुसा कि तुहाडा जिहड़ा तुहाडा सर दर्द किन्ने अरसे दा चल रहा है ते तुसा ब्लड प्रेशर वगैरह भी अपने चेक कराया कोई नहीं? ब्लड प्रेशर 2 बारी डॉक्टर की 3 बारी आखी जी हम सर जी दा कोई नोटिस ही नहीं जाना आना ठीक है तो यहां के कुछ भी नहीं। कितनी उम्र है तुहाडी? मेरी 43 प्लीज। अच्छा ये दसो कि तुसा ब्लड प्रेशर देने चेक किया है या तुसा फार्मेसी ते जाके भी करा सकते हो? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ठीक है ना, जिहड़ा सर दर्द है ये बेशुमार असबाब होंदे ने। जिहड़ा तुसा डॉक्टर तुहानू जीपी दस्सिया कि तुहानू माइग्रेन है, हो सकता है माइग्रेन भी होए, लेकिन ब्लड प्रेशर हाई अगर तुहाडा होए तो उहदे नाल भी तुहाडा सर दर्द हो सकता है। तो तुसा जीपी दे कोल तुसा जाके चेक कराओ, वरना जेडे नॉर्मल तुहाडे लोकल फार्मेसी ने ना वो भी फ्री तुहाडा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। तो तुसा जाके ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराओ। तो दूजी तुझे अपनी जी तुहाडी अखियां ने ना ऑप्टिशियन तुहाडा जिहड़ा ना वो 10-15 पाउंड लगते हैं, तो अखियां जरूर चेक कराओ। बाज़ औक़ात तुहाडा अगर अखियां के अंदर कोई प्रेशर हाई होए या ग्लूकोमा होए या कोई और अखियां दी नज़र तुहाडी कमज़ोर होए तो उसकी वजह नाल भी तुहानू सर दर्द होंदा है। तो 2-3 चीज़ां तुसीं करो, एक तो अपनी लोकल फार्मेसी जाके ब्लड प्रेशर चेक कराओ, जाके अखियां चेक कराओ, ये सारी रिपोर्टां लेके तुसां ब्लड प्रेशर की रीडिंग 2-4 दफ़ा मॉनीटर करो, तो नाल जिहड़ा ऑप्टिशियन की रिपोर्ट लेके फिर अपने डॉक्टर दे कोल जाओ तो उन्हें दसो कि जी ये जिहड़ी तुसां गोली दित्ती नाल कोई नहीं फायदा हो रहा, तो फिर तुहाडा जीपी नूं तुसां रिक्वेस्ट करो कि जी तुहाडा दवा नाल मैनूं फायदा नहीं हो रहा, तो तुसां मैनूं जिहड़ा ब्रेन स्पैशलिस्ट नूं रैफर करो। तो वो फिर ब्रेन स्पैशलिस्ट तुहाडा ब्रेन स्कैन करसी तो उहदे नाल ही फिर तुहाडा क्लीयर पता लगसी कि क्या एग्जैक्टली की रीजन है तुहाडा सर दर्द होने का। ठीक है जनाब जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। स्किन भी नाल ही पता लगती सारा कुछ। स्किन का की मसला है तुहाडा? क्या स्किन कोई अल्सर होया या इन्फेक्शन होया, किथे रैश निकले? नहीं, फंगस इन्फेक्शन आने 2 साल जो डॉक्टर साहब सारी वो सारा मुंह भी सुर्ख हो जाना, सिर भी सारा सुहा हो जाना, प्लेस ते ड्राई। ते खारिश तो कोई नहीं आती बहुत ज्यादा? खारिश कुछ होनी है ये जड़ा फेस तुहाडा सुहा होंदा है किस टाइम होंदा है? कोई स्ट्रेस परेशानी उस टाइम होंदा है या जिस दिन सर दौड़ता है उस टाइम सुहा हो जाता है? नहीं कुछ भी नहीं डरता तो भाई बैठे नहीं जिस तरह जी हाँ। तो ये हो सकता है कोई एलर्जी का मसला होए ना, तो ये भी डॉक्टर नूं तुहाडा जिहड़ा ब्लड टेस्ट कराना पैसी, तो हो सकता है कोई जिसम के अंदर कोई इस तरह का कोई रिएक्शन हो रहा खून के अंदर जिस नाल कोई एलर्जी पैदा होती पई है, वो भी इस तरह का फिर दफड़ कहते होंदी है मूँह ते, या मूँह सुहा कुट हो जाता है सुबह नूं, या गर्मी नाल या ब्लड प्रेशर नाल हाई होए तो उहदे नाल भी जिहड़ा फेस सुहा कुट हो जाता। तो ये चीज़ां तुहानूं चेक करानी चाहिए ने। ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी साहब, शुक्रिया। नो प्रॉब्लम जी, शुक्रिया जी, वेलकम, हाफिज़। बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको तफसील से जो है हमारे डॉक्टर साहब ने जो है वो क्लियर कर दी है बात ये। अच्छा डॉक्टर साहब, बात हो रही थी ट्रीटमेंट के बारे में, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी ट्रीटमेंट डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के बारे में अगर बहुत ही आसान तौर पे अगर हमारे नाज़रीन को अगर आप जो है वो। हाँ डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ की तो ट्रीटमेंट में अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। तो पहले तो ये था कि सिर्फ हमारे पास 2 ग्रुप होते थे, जिसमें सल्फोनाइड या बायोक्विनाइड के अंदर जैसे कि मेटफॉर्मिन वगैरह है, सल्फोनाइड में जो मोस्ट कॉमन पाकिस्तान में डाइमैक्रोन या ग्लिकिजाइड या ग्लिपराइड वगैरह ये टैबलेट्स हैं। तो ये तो अब नई टैबलेट भी आ गई हैं जिसके अंदर SGLT1 ग्रुप की है, जिसमें इंजेक्शन भी हैं, फिर आपकी SGLT2 ग्रुप है जो, तो ये सारी दवाएं जो है डिफरेंट मैकेनिज्म से करती हैं। अगर आपको जो डायबिटीज़ न्यूली डायग्नोज हुई है तो सबसे पहले तो हम उनको मशवरा ये देते हैं कि जी आप अगर 2-4 महीने थोड़ा सा परहेज़ करें, एग्रेसिवली या रेडिकल अगर लाइफ चेंजेस करें, खाने में तब्दीली करें, तो आप डायबिटीज़ रिवर्ट कर सकते हैं। जैसे कभी एक कॉलर ने कहा था कि उन्होंने अपनी डायबिटीज़ रिवर्ट कर ली। तो अगर 3 महीने में अगर आपको डाइटरी एडवाइस की वजह से, जो कि ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा अपने लोगों में वो रेडिकल लाइफ चेंजेस नहीं करते, क्योंकि फैमिलियों में उन्होंने सुना होता है कि जी हमारे वालिद को भी डायबिटीज़ की, भाई तो भी, तो अक्सर कुछ लोग तो शौक लेते हैं, कुछ लोग बिल्कुल इसको ले बैक लेते हैं, चीज़ कोई नहीं, अगर जो डायबिटीज़ हो गई तो कोई मसला नहीं जी, मैं दवा खा लूँगा। तो उसका यह है कि अगर पहली तो ये है कि अगर आप डायबिटीज़ जैसे कि पूरी लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, इसका इलाज अगर शुरू होगा, गोलियाँ होंगी तो सारी उम्र आपको दवा खानी पड़ेगी। तो अगर आप कोशिश ये करें कि अगर आप लाइफ स्टाइल में रेडिकल चेंजेस कर लें, तो आपको डायबिटीज रिवर्ट कर लें, तो आप दवाओं से सारी उम्र लेने से बच सकते हैं। लेकिन फिर यह है कि सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन दवा है, जो हमारी नाइस गाइडलाइंस है, उसमें हम कहते हैं कि जब मेटफॉर्मिन के नाम से दवा आती है, वो आप गोली शुरू करें।
कुछ लोगों को बाज़ औक़ात मेटफॉर्मिन जो है वो सूट नहीं करती, जिससे कुछ गैस्ट्रिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लोगों को ब्लोटिंग होती है, नोज़िया, वोमिटिंग या डायरिया भी अक्सर पेशेंट को मैंने देखा है। तो वो फिर अपने डॉक्टर से रब्ता करें कि दूसरा ग्रुप जो है उसमें ग्लिकजाइड। मगर मेटफॉर्मिन भी इसका इफेक्ट जो है, मेटफॉर्मिन का इफेक्ट है वो ये कि शुरू में अगर आप ये इस्तेमाल करें तो कुछ अरसे तक की, ऐसी भी बात है ना कि अगर कुछ अरसे तक आप मेटफॉर्मिन बहुत ही अच्छी दवाई है जी, डायबिटीज़ के अंदर मेटफॉर्मिन जो है वो बड़ी अच्छी दवाई है। अगर ये चाहेंगे कुछ अरसे बाद ये इफेक्ट जो है वो सबसाइड हो जाते हैं, वो इस तरह होता है कि डॉक्टर साहब जैसे जैसे, क्योंकि ये दवाएं जो हैं वही जैसे मैंने शुरू में कहा था कि या तो इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ाती हैं, कुछ दवाएं हैं जो इंसुलिन सिक्रेटोजेनिक होते हैं, यानी कि इंसुलिन की सिक्रेशन, इंसुलिन की कमी है, सिक्रीट हो रहा है लेकिन कम हो रहा है तो इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ा देंगे। नहीं, मैं कह रहा था कि जैसे आपने बताया ना कि साइड इफेक्ट्स होते हैं, जी, मगर ये कि साइड इफेक्ट जो है अगर हम इसे लेते रहें तो साइड इफेक्ट जो है वो कुछ दिनों तक होते हैं और उसके बाद अच्छा जी बिल्कुल। कुछ लोगों को बहुत सीवियर साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन तो यूजुअली ये हम एडवाइस करते हैं कि जब मैं मेटफॉर्मिन, अगर मैं जैसे अपने पेशेंट को शुरू करता हूं तो मैं लो डोज से शुरू करता हूं। उनको कहता हूं जी आप पहले वीक में 1 टैबलेट एक रोजाना ले लें, 500 मिलीग्राम ले लें, दूसरे वीक में 500 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे कर दें आप, और फिर 2 या 3 वीक्स के बाद 500 मिलीग्राम 3 टाइम्स कर दें, और फिर ग्रेजुअली नेक्स्ट 3 to 4 मंथ के अंदर आप 1 ग्राम ट्वाइस अ डे मैक्सिमम जो डोज है वो कर सकते हैं। ठीक, अगर लो डोज से आप स्टार्ट करें तो हो सकता है कि आपका जो साइड इफेक्ट्स है वो बहुत कम हो। अच्छा, मैं ये समझा था कि आप कह रहे हैं कि दवाओं का असर खत्म हो जाता। होता ही है कि जब ये चूंकि जितनी भी दवाएं हैं इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ाती हैं या उनके इंसुलिन यूटिलाइजेशन को स्टिमुलेट करती हैं, जब आपकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है 10 साल 12-15 साल की, तो फिर ये नौबत भी आती है कि दवाएँ फिर काम नहीं करती। उसका नतीजा ये होता है कि आपको जो है वो दवाएँ इसलिए काम नहीं करती कि आपका जो है इंसुलिन बचा ही नहीं है। अब आपका पेनक्रियाज में इतनी कुव्वत ही नहीं रही कि कोई पेनक्रियाज दवाओं के ज़रिए से इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ाया जाए। तो चाहे जितनी मर्जी आप दवाएं दे लें, आपका इंसुलिन किससे पैदा होने वाला नहीं, जो है हल्की फुल्की मिकदार में वो भी इस्तेमाल में नहीं आ रहा इन दवाओं के ज़ोर से। तो फिर वो नौबत आती है कि आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती दवाओं से, या फिर ऐसी नौबत आती है बाज़ औक़ात के डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा पुराना अरसे तक रहने की वजह से आपके गुर्दे फेल हो गए। अगर आपका रीनल फेलियर स्टेज 3 या 4 पे चले गए तो फिर उसकी ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं और उनका जो है वो जो कारामद है उसकी या शुगर को कंट्रोल करना उन दवाओं से मुश्किल होता है। तो ऐसे लोगों के अंदर ख़ास तौर से जिनकी डायबिटीज़ बहुत पुरानी हो गई है या उनके गुर्दे फेल हो गए हैं, तो उनको फिर हम इंसुलिन की तरफ लेके जाते हैं कि आप उस तरफ जाएँ। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि हमारे काशिफ भाई, हमने डायबिटीज़ का प्रिवेंशन के लिए जो हमने एक क्लिप बनाई है हमने अपने नाज़रीन के लिए, अगर आप वो हमें दिखा दीजिए। डायबिटीज़ प्रिवेंशन की एक क्लिप है, काशिफ भाई अगर आप वो दिखा दीजिए प्लीज़। थैंक यू। The greatest healthcare challenges of our time. The number of people diagnosed with diabetes in the UK has more than doubled in the last 20 years. Around 22,000 people with diabetes die every year due to complications of the disease. The NHS and its partners are working towards preventing type 2 diabetes in those groups at risk, as well as helping to keep those with both forms of diabetes healthy. 90% of people with diabetes have type 2, which is largely preventable. Currently, there are 3.8 million people with type 2 diabetes in England, with around 200,000 new diagnoses every year. The Healthier You NHS Diabetes Prevention Programme offers those at high risk of type 2 a free behavioural change programme which provides advice on managing weight, eating healthily and moving more. Over 250,000 people have been referred so far, and data shows that the programme is reaching those most at risk. Just under half of those taking up the programme are men, and 25% of patients are from Black, Asian and minority ethnic groups. Over half of people that have completed the programme have lost an average of 3.3 kilograms, or 3.7 when excluding those that started the programme with a healthy weight. We are also trialling a digital stream of the programme which offers the same advice to people at risk of type 2 but through the use of digital interventions. As well as working to prevent type 2, the NHS Diabetes Programme is also working to improve outcomes for those with all forms of diabetes to reduce variation in treatment and care. £80 million has been invested in 4 key priority areas. Increasing the uptake of structured education,
improving achievement of treatment targets, reducing the number of diabetes-related amputations, lowering the length of hospital stays. Investing in diabetes treatment and care not only improves quality of life for those with diabetes, but also saves the NHS money. On top of that, we're also exploring digital ways to improve diabetes treatment and care. We've recently launched a new online resource for people newly diagnosed with type 1 diabetes, and we plan to roll out a similar service for people newly diagnosed with type 2 diabetes in 2019. Improving diabetes treatment and care, preventing type 2 diabetes has to be a priority. The NHS Diabetes Programme will continue to work towards improving the lives of people with diabetes and reducing the cost of the condition to the NHS. Stay up to date on what we're up to by visiting our website. जनाब, आपने देखा जनाब ये प्रोग्राम, एक छोटा सा क्लिप जो हमने इस प्रोग्राम में दिखाया। उम्मीद है कि आपको इससे जो है वो फ़ायदा हासिल हुआ होगा। डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट के ऊपर बात हो गई, मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी अगर हम डाइट के बारे में बात कर लें कि क्या चीज़ जो है वो डायबिटीज़ के अंदर जो खाना चाहिए और किस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। हमने अब बातचीत तो हमने की कि कौन कौन सी चीज़ें परहेज़ करनी चाहिए, मगर क्या क्या चीज़ें खाई जा सकती हैं। तो हमारे जो नाजरीन हैं, जो आमतौर पे हम लोग ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कम्युनिटी के अंदर कि क्या चीज़ खा सकते हैं, क्या चीज़ नहीं खा सकते, तो उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत अगर इसमें बड़ा आसान और सिंपल है डॉक्टर साहब के डायबिटीज़ के अंदर आपकी जो कंडीशन है इसमें आपका शुगर का लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसी कंडीशन को बेसिकली डायबिटीज़ कहते हैं कि आपका खून में जो है ब्लड का शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। तो जो ऐसी चीज़ें जिनके अंदर शुगर के मकदार या कार्बोहाइड्रेट जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो हाई रिस्की हाई कैलोरी डाइट हैं, या जिस ऐसी खुराक जिसके अंदर जैसे कि रोटी है, आलू है, मिठाइयाँ हैं, मीठी चीज़ें हैं, कस्टर्ड हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, जो भी मीठी चीज़ें होती हैं या वो कंटेंट जिसमें हाई कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें आपके रोटी चावल आलू, इनमें शुगर की मकदार ज़्यादा होती है। तो आप खाने से पहले जो भी डायबिटिक हैं और जो डायबिटिक नहीं हैं, जो डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं, उनके लिए दोनों ही के लिए ये एडवाइस है कि अगर आपको डायबिटीज़ हो चुकी है तब भी आप लो कैलोरी डाइट खाएँ। उसके अंदर आप जो है वेजिटेरियन, जैसे कि मेडिटेरियन डाइट में चिकन आप ग्रिल खा लें, ज़्यादा फिश आप ज़्यादा खा लें, फ्रूट और सैलड ले लें। आप जो डायबिटिक पेशेंट है, आज में 2 to 3 पोर्शन आप फ्रूट खा सकते हैं, जिसमें 1 एप्पल, 1 बनाना, 1 ऑरेंज, इतना फ्रूट आपको अलो है। सैलड जितना आप एक्स्ट्रा बड़ा पोर्शन खा सकते हैं। जो पोर्शन आपने छोटे करने हैं, चावल का पोर्शन छोटा करना है, बिरयानी का पोर्शन छोटा करना है, आपने रोटी का पोर्शन छोटे करने हैं, आपने जो है वो मिठाइयाँ नहीं खानी है, आपने मीठी चीज़ें, और जो हम आपको जो 4 कोर्स मील खाते हैं जिसमें खाना खाने के बाद हम डिज़र्ट, गाजर का हलवा या रस मलाई, इस तरह की चीज़ें जो हम खाते हैं, तो सब ये बंद कर दिया आपने तो ना। इसमें जो है शुगर ज़्यादा होती है। तो इसमें यह है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है वो ट्रीट देना चाहते हैं तो 2 हफ्ते या 4 हफ्ते, 1 महीने के अंदर आप एक्स्ट्रा एक्सरसाइज वॉक कर लें और थोड़ा सा उसमें पोर्शन आप चख सकते हैं। थोड़ा सा मतलब थोड़ा ये सा नहीं कि 10 जो है ये नहीं कि आप जो है वो 10 खजूरें खा लें, कोई खजूर में शुगर बहुत ज़्यादा होती है, गो या 3 साल गुलाब जामुन खा लें, या 2-3 आप जो है वो रसमलाई के 2-3 बड़ा प्याला खा लें। तो शुगर के मरीज़ों को इन सारी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। जो चीज़ें खा सकते हैं जिससे शुगर ने ज़्यादा नहीं होगी, उसमें आपका ग्रिल चिकन है, सैलड है, ग्रिल फ़िश है, या आपका जो है ग्रिल स्टेक है जिसमें लैम है, या इस तरह की जो ग्रिल लैम करके खा लें, ग्रिल चॉप्स वगैरह बना के खा लें। ये पोर्शन आप एक्स्ट्रा रखें और जो रोटी और उसके पोर्शन है वो कम खाएं। बहुत शुक्रिया जनाब, माशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया जनाब, आपको हमने तकरीबन डायबिटीज़ के बारे में काफ़ी सारी बातचीत हमने की हैगी। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इसके बारे में एक और बात जो हम 2 सेकंड की बात है, डॉक्टर साहब जो डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम है, इसमें थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, आप NHS जो है इंग्लैंड ने तकरीबन ये 2011 से डायबिटीज़ एक प्रिवेंशन प्रोग्राम शुरू हुआ है। हमने भी सबसे पहले, मैं चूँकि लीड हूँ डायबिटीज़ का, तो मैंने हमारा भी ओल्डम में भी हर इलाके के अंदर हर CCG में एक डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ने शुरू किया। बिल्कुल। तो वो आप अपने GP से जाके बात कर सकते हैं, उनसे कहें कि जी अगर आप प्री डायबिटिक हैं, अगर आपको डायबिटीज़ अभी नहीं हुई है तो वो आपकी GP सर्जरी जो है प्रैक्टिस नर्स ब्लड टेस्ट करेगी। अगर आपका लेवल जो है वो 46-45 से नीचे है या अप टू 47 है
तो वो फिर आपको इस डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम का नंबर ये दे देंगे या एक रेफर फॉर्म है, जीपी सर्जरी आपको रेफर कर देगी। ये 12 वीक्स का डायबिटीज़ एक्सटेंसिव इंटेंसिव डायबिटिक प्रिवेंशन प्रोग्राम है, जिसमें आपकी क्लासें भी होती हैं। वो आपको बिठा करके पढ़ाते हैं कि जी कौन कौन सा डाइट आपने खाना है। इसमें आपको फ्री जिम मेंबरशिप भी दी जाती है, फिजिकली जिम की मेंबरशिप भी प्रोवाइड करते हैं आपको। 12 वीक्स तक आपका ग्रुप में आपको बिठा के वो पढ़ाते हैं, तो आप ग्रुप के अंदर लोगों के साथ जाएंगे तो और भी चीज़ें सीखेंगे, आपको फिजिकली एक्टिव बनाएंगे और आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। तो मैं आपके तवज्जुह से और हिदायत चैनल जहाँ जहाँ भी मैसेज जा रहा है उनसे कहूँगा कि जी आप अपने जीपी से ज़रूर रब्ता करें और उनसे कहें कि आपके इलाके में जो डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम चल रहा है उसमें आपको ज़रूर रेफ़र करें। डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम में ज़रूर रेफ़र करें जनाब, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो अभी जो डाइट के ऊपर हमने बात की, खाने पीने के अंदर बात की, ज़्यादातर मैं जो अपने मरीज़ों को जनाब कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर डायबिटीज़ का अगर आपको डाइट अगर आपने देखनी है तो जो ज़मीन के नीचे की जो चीज़ें हैं जो पैदा होती हैं उससे आप परहेज़ करें, और जो ज़मीन के ऊपर जो उगती हैं चीज़ें वो आप जितना चाहें आप खा सकते हैं, क्योंकि वो सारी जितनी जो चीज़ें होती हैं, मगर ज़मीन के नीचे जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें शुगर का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो एक तो ये चीज़, इसके साथ ही साथ जो है वो जो अपने पाँव का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जनाब, क्योंकि नाखून जो आप काट रहे हैं अपने, वो भी उसका भी बड़ा हिसाब किताब से ख्याल रखना है। जो एल्डरली पेशेंट्स हैं उनसे कोशिश करें कि वो ख़ास तौर पे अपने नाखून जो हैं वो देखें, क्योंकि उससे जो है वो ज़ख्म हो सकता है और ज़ख्म जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है। आखिरी 2 मिनट में बस 1 मिनट रह गया, मैं चाहूँगा अगर थोड़ा सा फ्लू वैक्सीन के ऊपर और निमोनिया वैक्सीन के ऊपर, क्योंकि डायबिटीज़ फिर हम अपना कंप्लीट हमने जो है वो कवर कर लेंगे टॉपिक। जी, यूके के अंदर प्रोग्राम है फ्लू वैक्सीनेशन का और निमोकोकल वैक्सीन का। तो जितने भी लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, चूँकि उनको हम कंसीडर करते हैं कि इम्यूनोसप्रेस हैं, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो लो है और वो हाई रिस्क हैं कि अगर खुदा न खास्ता उनको फ्लू का बीमारी लगेगी या नमूनिया लगेगा तो बहुत ज़्यादा सीवियस नमूनिया होने का या इन्फेक्शन होने का डर है। तो आप अपने जीपी से रब्ता करके, फ्लू की वैक्सीन जो है सितंबर से शुरू हो जाती है और आपकी फरवरी की एंड तक या मार्च तक ये कैंपेन चल रही है। आप अपनी किसी फार्मेसी, लोकल फार्मेसी से जाके फ्लू वैक्सीन फ्री में लगवा सकते हैं। वो हाई रिस्क ग्रुप जो ओवर 65 हैं, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, आपको सीओपीडी है या एज़मा है या आपको डायबिटीज़ है या फिर आपको कोरोनरी फेलियर है या कोई ऐसी इम्यूनोसप्रेसिव दवाई भी आप खाते हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, मिथोट्रैक्सर, तो ये एक ग्रुप है जिनको फ्री में वैक्सीन अवेलेबल है। आप अपने जीपी से रब्ता करें, वो आपको जीपी सर्जरी में भी लगा रहे हैं और अगर जीपी सर्जरी में पहुंचना आपको मुश्किल है तो आप लोकल फार्मेसी से भी रब्ता कर सकते हैं, वो भी आपको फ्री में वैक्सीन लगवाएंगे। और ये वैक्सीन लगवाना हम बहुत हाईली रिकमेंडेशन है डॉक्टर्स की, हर प्रोफेशनल की तरफ से, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हेल्दी पर्सन आप डायबिटिक हैं या इनमें से जो मैंने बीमारियों का जिक्र किया कोई भी है तो आप बहुत ज़्यादा आपको बीमार होने का ख़तरा है। तो फ्लू और नमूनिया के वैक्सीन फ्री में ज़रूर अपने डॉक्टर से लगवाएं। बहुत शुक्रिया जनाब। नाज़रीन, प्रोग्राम हमने आज 2 टॉपिक हमने कवर किए। एक तो हमने कोरोना वायरस हमने कवर किया है और दूसरा डायबिटीज़ के बारे में जो है वो हमने कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो है फ़राहम की जा सकें। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपने फ़ोन किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके फ़ोन करने की वजह से बहुत सारे हमारे नाज़रीन को जो कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी जो है वो प्रॉब्लम जो है उनको भी इंफॉर्मेशन मिली। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम बहुत अच्छा है और इसके अंदर वो आपको सिखाते हैं कि डायबिटीज़ के बारे में किस तरीके से इससे निपटा जा सकता है, किस तरीके से उसका केयर की जा सकती है, कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिससे आप डायबिटीज़ से दूर हो सकते हैं और डायबिटीज़ को रिवर्ट कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर इन हिदायत पे आप अमल कीजिएगा। मगर एक मरतबा फिर अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। हमारा जो प्रोग्राम है वो सिर्फ कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए है। आपको फाइनल सलाह, फाइनल एडवाइस जो आपको जो है वो आपका डॉक्टर खुद देगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए, उनसे रब्ता कीजिए, अपॉइंटमेंट बना के उनको दिखाइए। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह अगले संडे को एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़।